शुभश्री का आवाज आ रहा है क्या? क्या आप कनेक्टेड है आप लोग? हेलो। हाँ सर। ओके ओके ठीक है। शिवम आवाज आ रहा है ना? यस सर। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है? यस सर। ओके ठीक है, चलो। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। हाँ, अच्छा देखो, डिडक्शंस पे बातचीत चल रहा है और डिडक्शंस के ऊपर बाकी बात जो है मैं कर लेता हूँ आपसे आज। काफ़ी कुछ इलस्ट्रेशंस है, अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। और कुछ और बचा कुचा पॉइंट है डिडक्शंस का जो प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में मैंने नहीं बताया, उसका आज डिस्कस कर लूँगा आप लोगों से। और काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। स्टैटिस्टिक्स इसलिए क्योंकि काफ़ी कनेक्टेड पॉइंट है। जैसे कि आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च में अगर आप डोनेट करते हो, ठीक है, मतलब कोई साइंटिफिक रिसर्च करेगा कॉलेज यूनिवर्सिटी में, या फिर साइंटिफिक रिसर्च जो अप्रूव साइंटिफिक रिसर्च है, ठीक है, मतलब हर तरह का साइंटिफिक रिसर्च नहीं, ठीक है, कोई आतंकी काम करेगा आप साइंटिफिक रिसर्च के नाम पे, आप वहाँ पर डोनेट करोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। अप्रूव जो समाज के काम आए ऐसे साइंटिफिक रिसर्च में डोनेट करने से आपको डिडक्शन मिलता है। कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैलकुलेशन क्या है, बताने वाला हूँ सर। सर एक बहुत ही वाइटल पॉइंट आज बताऊंगा मैं आपको। पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन, अगर कोई कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करता है या फिर कोई इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करता है, स्पेशली कंपनी जब पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करता है तो क्या होता है, ठीक है। सो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करने से क्या इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है, अगर मिलता है तो कितना मिलता है, ठीक है। सब बहुत ही वाइटल एक जानकारी है और इसके रिगार्डिंग एक रिसेंट अपडेट आया है सर एक एनजीओ की तरफ से, ठीक है, बिकॉज ये आजकल ट्रांसपेरेंट हो गया है। पॉलिटिकल पार्टी को कितना डोनेशन मिलता है ये आजकल एनजीओ की तरफ से, ट्रस्ट के तरफ से डिक्लेयर होता है, ठीक है, जो पहले नहीं होता था। आजकल होता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना डोनेशन मिल रहा है एवरी ईयर, इसका एक पूरा डेटा निकलता है सर, ठीक है। एक डेटा मुझे भी मिला है रिसर्च के तौर पे, तो मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। देखो आप कि कितना पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन मिलता है, किस पार्टी को कितना मिलता है, कॉर्पोरेट किस पे ज्यादा भरोसा किया आजकल, ठीक है, लास्ट 2-3 साल में कॉर्पोरेट का कितना भरोसा किस पार्टी पे है, आपको एक आइडिया लग जाएगा। मतलब बिजनेसमैन को भरोसा है, मतलब आप समझ सकते हो कि कंट्री का फ्यूचर किधर जा रहा है या फिर क्या सोच रहे हैं बिजनेसमैन, या फिर इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इंडियन एम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड क्या सोचता है, इसका भी आपको एक आइडिया लगेगा, ठीक है। दैट्स अ वेरी वाइटल पार्ट। एंड आपको मैं और भी बताने वाला हूँ, जैसे मानो कि अगर आप सेविंग्स वगैरह से इनकम करते हो, इंटरेस्ट कितना तक आपको छूट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ वाइटल एरिया है जो मेरे को आज आपके साथ डिस्कस करना है, ठीक है सर। फिर आपको एक बताना है सर, कुछ एम्प्लॉई अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, ठीक है, सपोज आप एक एम्प्लॉयर हो, एक बहुत ही ये अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप एक एम्प्लॉयर हो, ठीक है, आप किसी को जॉब प्रोवाइड करोगे, सपोज आप बिजनेस स्टार्ट किए, आपने बिजनेस स्टार्ट करके लोगों को जॉब दे रहे हो, तो सर अगर आप जॉब देते हो ना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हो, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में आपका खर्चा होता है, तो गवर्नमेंट आपको इस मैटर पे छूट दे सकता है, देता है, दे सकता है नहीं, देता है 80JJAA के तहत। ये सब इंटरेस्टिंग एरिया है सर। तो अगर आप बिजनेस प्रोवाइड करो, लोगों को जॉब प्रोवाइड करोगे ना, तो भी आपको डिडक्शन मिल सकता है, लेकिन कब कितना, ठीक है, इसका एक आइडिया आपको लग जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और देरी ना करके आपको हर एक मैटर पे फटाफट बताता हूँ कि क्या सेक्शन है, क्या कॉन्सेप्ट है, ईच एंड एवरी पार्ट। सर ये तो समझ में रिलेटेड है उससे ना, एएमटी से, अल्टरनेट किससे? मिनिमम टैक्स से। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स इसमें मतलब अलग से इसमें डिडक्शन देना पड़ता है। सिर्फ 4 सेक्शन है जिसमें 80JJA है, 80QQB है एंड 80QQR है, जो 3 सेक्शन लगातार है। हाँ हाँ, वो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के अंदर भी ये सब कॉन्सेप्ट बताया जाता है, वो मैं आपको फिर हाँ। बाद में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आज डिडक्शंस पे ध्यान दो, ठीक है, फिर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे जब बात करूंगा टोटल इनकम कराने के टाइम पे मैं वो पॉइंट उठाऊंगा, ठीक है, तो उसमें तब बताऊंगा, एक साथ सब खिचड़ी पक जाएगा, ठीक है। जब टोटल इनकम करेंगे उस टाइम पे एएमटी वगैरह बताऊंगा, तो उसमें एक बार देख लेना। एक एमईटी भी है, ओके। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो एक साथ सब कॉन्सेप्ट को नहीं लेना है। अच्छा, तो जो मैं आज आपको मेनली बताऊंगा, ठीक है, जैसे लास्ट दिन में आपके साथ 80 GG हो गया था, है ना सर, 80 GG कर लिया था। आज मैं आपको 80 GG भी बताऊंगा और 80 रेंट पेड फॉर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन ये डन हो गया था। कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज जब इंडियन कंपनी करता है,
ATGGC, ठीक है, जब कोई भी और पर्सन, ठीक है, कंपनी करेगा तो ATGGB के तहत। ऐसे आप लोगों को स्क्रीन शेयर है कि नहीं, ये मुझे एक बार बता दीजिए। यस सर। हाँ सर, हाँ सर। ओके सर। 80GGB के तहत इंडियन कंपनी कंट्रीब्यूट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कैश छोड़ के जो भी कंट्रीब्यूट करता है डिडक्शन के तौर पे ले सकता है। 80GGC के तहत कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज कंपनी छोड़ के बाकी लोगों के लिए है, अदर देन लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ठीक है। लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन को छोड़ के, ठीक है, बाकी जो भी एनी अदर पर्सन कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि फार्म हो गया, जैसे कि इंडिविजुअल्स हो गए, ठीक है, AOP हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इनका भी जो पेमेंट पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन के तौर पे जाते हैं, ये भी आपका डिडक्शंस के तौर पे मिलता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ वाइटल पॉइंट है जो मुझे आपको थोड़ा बता देना चाहिए, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है सर। तो ATG वगैरह कर लिए सर। ATGG आज बता, ये भी कर लिया था। ATGG भी बताऊंगा, ATGG बताऊंगा, ETJJA बताऊंगा, ठीक है। रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम, जैसे कि मैं आपको बताया कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने से, अगर आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हो तो आपको डिडक्शंस देते हैं सरकार की तरफ से, ठीक है। 30% के आसपास है, बट 30% किस पे, ये आपको जानना है। ATQQ भी, अगर आप राइटर हो, ठीक है, अगर आपको रॉयल्टी इनकम मिलता है, ठीक है सर, राइटर मतलब किसी भी किताब का राइटर नहीं, ठीक है, स्पेशली टेक्स्ट बुक किताब नहीं सर, हाँ, जो स्कूल कॉलेज का किताब होते हैं ऐसा किताब नहीं, जो मेनली आपका इनोवेटिव किताब होते हैं, स्टोरी बुक्स वगैरह, ऐसे किताब में फिक्शन, साइंस, ये सब के ऊपर अगर कोई बुक्स है तो इसमें अगर आपको रॉयल्टी इनकम होता है तो इसमें भी आपको छूट मिलता है। रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। ATTTA जो आपको अदर इनकम के अंदर, जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट में आपको मिलता है। और ATTTB दैट इज सेम बट ओनली फॉर सीनियर सिटीजन। एंड ATU दैट इज पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो आपको मैं पहले भी एक बार बोला, फिर से एक बार बोल दूंगा। सो मोटा मोटी ये सेक्शंस एरिया है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, और काफी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल सेक्शंस है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चंस भी ये सब सेक्शंस में कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है, तो आपको रेडी रहना चाहिए। तो चलो सर, आपको मैं ना पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशंस में इंडियन कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, एक रिसेंट फैक्ट्स जो मुझे मिला है रिसर्च करते वक्त। तो चलो मैं आपको भी थोड़ा दिखाता हूँ, ये एक रिसेंट है सर, इसी अप्रैल में ही मुझे ये इसका एक खबर मिला था। कॉर्पोरेट डोनेशंस टू पार्टीज इन 2019 1920, मतलब 19-20 में कितना पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन मिला है। और मजा का बात ये है सर कि पॉलिटिकल पार्टी पे डोनेशन 143%, 143% बढ़ गया है कॉम्पेयर टू 2004 से 2012। मतलब 2004 से 2012 में जितना पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन मिलता था, उससे कहीं गुना ज्यादा 143, मतलब आप समझ सकते हो ना, 143% इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है, डबल से भी ज्यादा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने में आजकल कॉर्पोरेट काफी आगे आ गया है सर, ठीक है। थोड़ा आपको आइडिया देने के लिए बता देता हूँ सर, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना मिलता है, मतलब बीजेपी को कितना, कांग्रेस को कितना, तृणमूल को कितना, CPIM को कितना, BSP को कितना, ठीक है, ऐसे कुछ NCP को कितना, ये थोड़ा सा आपका आइडिया लगेगा। जो भारत के बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको कितना पॉलिटिकल डोनेशन मिला है, इसका एक आइडिया ले लो तो आपको थोड़ा सा मजा भी आएगा, मतलब नॉलेज मिलेगा, आपको एक आइडिया भी लगेगा, और देश का पॉलिटिकल सिचुएशंस का भी एक अंदाजा लगेगा। तो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920 टोटल 921.95 करोड़ वाज डोनेटेड बाय ऑल कॉर्पोरेट और बिजनेस हाउसेस, ठीक है सर। 922 करोड़, ठीक है, इतना समझ लो, 922 करोड़ डोनेशन मिला है कॉर्पोरेट और बिजनेस हाउस टू दी 5 नेशनल पार्टीज को, 5 नेशनल पार्टीज को, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जिसका कॉन्स्टिट्यूटिंग है 91% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम नोन सोर्सेस। ये सोर्स जो है नोन सोर्स है, कुछ अननोन सोर्स भी है जिसका भी पता नहीं लगा। मैक्सिमम डोनेशन वाज टू दी बीजेपी, सबसे ज्यादा डोनेशन बीजेपी को मिला है, जो करंट भारत का सेंट्रल गवर्नमेंट का रूलिंग पार्टी भी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस by an association of democratic reform and advocacy body of bringing transparency in electoral politics, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लेने के लिए एक ADR बनाया गया है जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ठीक है। ये एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये काम करते हैं। दिस डोनेशन हैव इंक्रीज 143% फ्रॉम द पीरियड बिटवीन 2004-12 से लेके 2019-20 में 143% बढ़ा है। इन्होंने रिसर्च करके देखा है, मतलब बेसिकली इनका खबर कैलकुलेशन मिला है। The analysis was made on the basis of details submitted to the election commissions of India, the parties of donors who have made donations above 20,000। अच्छा, ये जो भी डोनेशंस है, ये जिन्होंने भी
पॉलिटिकल पार्टी को 20,000 से ज्यादा डोनेशन दिया है उसका खबर यहाँ पर है, ठीक है। 20,000 से नीचे का भी डोनेशन है जो यहाँ पर डिटेल्स में नहीं मिला है सर, ठीक है। तो रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट दे कंसिडर द बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी शरद पवार का महाराष्ट्र में पॉपुलर है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीएम एंड ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी की पार्टी only but not the Bahujan Samajwadi Party and Association of Democratic Reform ADR did not consider it for analysis in the report as the party declared that it received no voluntary contribution above rupees 20,000 from any donor during this period or time since 2004. मतलब कुछ पार्टी ने बोला है कि 2004 के बाद से स्पेशली बीएसपी को किसी भी तरह का पॉलिटिकल डोनेशन 20,000 के ऊपर नहीं मिला, ठीक है। सीपीएम ने भी वही बोला कि सीपीएम को भी किसी भी तरह का पॉलिटिकल डोनेशन नहीं मिला है। तो आपको दिखा देता हूं सर बीजेपी कितना रिसीव किया, जिसके लिए आप बहुत देर से सोच रहे हो कि सर जल्दी बताओ अमाउंट क्या है। तो अमाउंट जो निकल के आ रहा है सर 920-25 करोड़ में 995 है ना सर, कितना डिटेल्स बता 922, ठीक है। 922 करोड़ में से 720 करोड़ बीजेपी को मिला है सर, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जिसमें कंट्रीब्यूशन किया है 2025 कॉर्पोरेट डोनर्स, 2025 कॉर्पोरेट डोनर्स ने कुल मिला के 720 करोड़ बीजेपी को डोनेट किया है। फॉलोड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, काफी पीछे हैं, 154 कॉर्पोरेट डोनर्स है, कुल मिला के 133 करोड़ कांग्रेस को मिला है। काफी ज्यादा डिटोरिएशन हुआ है कांग्रेस का, साफ नजर आ रहा है। भारत का सबसे पुराना पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, सबसे ज्यादा दिन भारत को कंट्रोल करने वाला पॉलिटिकल पार्टी डिटोरिएशन में है। एनसीपी मतलब शरद पवार जी का जो पार्टी है, महाराष्ट्र में बहुत ही बड़ा पार्टी है एनसीपी, 57 करोड़ मिला है 36 कॉर्पोरेट डोनर से, ठीक है, 36 कॉर्पोरेट डोनर से 57 करोड़ मिला है जो रिपोर्ट के मुताबिक मिला है। बाकी कुछ पार्टीज ने यह भी बताया, जैसे कि सीपीएम बीएसपी, इन लोगों ने बताया कि इन लोगों को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन नहीं मिला है। तृणमूल कांग्रेस का रिपोर्ट यहाँ पर एज सच रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, टीएमसी को भी मिला होगा बट कितना मिला है ये रिपोर्ट, अच्छा मिला है, देखो एक मिनट, आईएनसी 71 करोड़, एआईटीसी 2 करोड़, ठीक है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 2 करोड़ एंड एनसीपी 1.5 करोड़। Financial year 1920 बीजेपी, आईएनसी, आईटीसी एंड एनसीपी रिसीव द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इलेक्टोरल ट्रस्ट। अच्छा, इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू से भी, ये भी एक आपको मैं बताने वाला हूँ अभी, कुछ लोग डायरेक्ट डोनेशंस भी होते हैं, कुछ इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू से भी जाते हैं। इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू से मतलब इलेक्टोरल ट्रस्ट का क्या काम है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है जहां पर अगर आप डोनेशन करोगे, ट्रांसपेरेंसी के लिए ही इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाया जाता है। इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू से पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन ट्रांसफर होता है। इलेक्टोरल ट्रस्ट के मुताबिक बीजेपी को ट्रांसफर हुआ है 323 करोड़, आईएनसी मतलब कांग्रेस को हुआ है 71 करोड़, तृणमूल कांग्रेस को हुआ है 2 करोड़, एनसीपी को हुआ है 1.5 करोड़, ठीक है। तो ये एक आइडिया आप जरूर रख सकते हो। हाँ सर बोलो, कुछ आइडिया क्लियर हुआ? करेंटली भारत का बिजनेसमैन किस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुका हुआ है, इसका एक आइडिया आपको जरूर लग रहा होगा, ठीक है सर। ये तो कॉमन नहीं है, नहीं कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो चलो मैं आपको कैलकुलेशंस वगैरह सब बताता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी को जब डोनेशन किया जाता है तो आपको टैक्स में क्या उसका बेनिफिट मिलता है। आइडिया तो लग गया सबको? हाँ, संपत, शुभश्री, ज्योति, नंदिनी, हाँ सर। रोशनी, ओके सर। ठीक है, अच्छा, जो मैं आपको शुरू से बोल रहा था ATGG है, ये थोड़ा जान लो, साइंटिफिक रिसर्च, हाँ, इसका थोड़ा सा जानकारी ले लो, फिर मैं पॉलिटिकल पार्टीज में बात कर लेता हूँ, नहीं तो क्या होगा ये ATGG ये छूट जाएगा, तो छुटाने का बात नहीं है, देख लेते हैं। अच्छा, 1 मिनट में थोड़ा कैप्सूल भी निकाल लेता हूँ। कैप्सूल में ये दोनों पॉइंट नहीं है, ATGGA और ATGGB। GGA और GGB नहीं है कैप्सूल में? नहीं, ATGG है, G है, GGC है, अच्छा, JJAA है, QQB, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहीं से देखो। कैप्सूल में कुछ पॉइंट
कैप्सूल है, कई बार थोड़ा सा मिस हो सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बट मोटा मोटी इंपॉर्टेंट है। सर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट, सर ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि ATGGA के तहत अगर आप किसी भी तरह का साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन करते हैं, ठीक है, एलिजिबल SSC कोई भी कर सकता है, कोई भी, मतलब इंडिविजुअल कर सकते हैं, कंपनी कर सकता है, ठीक है। नॉट हैविंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशंस, पॉइंट टू बी नोटेड, जिनका बिजनेस प्रोफेशन से इनकम ना हो ऐसे लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनका बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है तो उनके लिए ये वाला ATGG एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे आपको बता दूं, अगर आप लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर पढ़ के आए हो, अगर नहीं पढ़े तो बाद में जब करोगे BP तो आप वहां पर देखना कि वहां पर अलग से साइंटिफिक रिसर्च वगैरह का एक पूरा अलग ही सेक्शन बना हुआ है, सेक्शन 35 है ना। तो वो सेक्शन 35 के यस तहत बिजनेस को मिलता है, ठीक है। सेक्शन 35 के तहत वहां पर काफी सारा डिडक्शन 100%, ठीक है, उसमें भी लिमिटेशन के साथ 100% का भी काफी सारा एरिया है जो मैं BP में चर्चा करके रखा, ठीक है। तो हो सके तो आप BP का एरिया एक बार पढ़ोगे तो BP के अंदर बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या डिडक्शंस मिलता है साइंटिफिक रिसर्च में आपको आइडिया लग जाएगा। बट यहाँ पर ये आपका 80C से 80U का एरिया है जो बेसिकली GTI के बाद होता है, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम निकलने के बाद आपको डिडक्शंस का बेनिफिट लेने का मौका मिलता है। सो ये डिडक्शंस पे नॉर्मली कोई भी SSC ले सकते हैं, बट यहाँ पर बोला नॉट हैविंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड PGBP हेड में इनकम नहीं है ऐसे लोग ही लेगा, हु मेक्स डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट में किसी भी तरह का खर्चा करते हो तो आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर डिडक्शन, कितना डोनेशन है सर, एनी सम पेड बाय द SSC इन प्रीवियस ईयर टू रिसर्च एसोसिएशंस which has at its object of undertaking scientific research, अगर वो कोई साइंटिफिक रिसर्च करेगा, या फिर कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज या फिर कोई इंस्टीट्यूशन जहां पर साइंटिफिक रिसर्च का काम होगा, ठीक है। जैसे कि जो भी साइंटिफिक बड़े बड़े कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज है, जैसे सीपुर, जैसे जादवपुर, ठीक है, या फिर कोई नॉर्मल कॉलेज, ठीक है, जहां पर साइंटिफिक रिसर्च के लिए काफी मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे मुझे एक खबर मिला था 2018 के आसपास, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर को जानते हो ना। हाँ सर। तेंदुलकर डोनेट पिंगला कॉलेज, मोस्ट प्रोबेबली पिंगला कॉलेज वेस्ट बंगाल में ही एक कॉलेज है। देखते हैं अगर मिलेगा, बहुत पुराना खबर है, मिलना थोड़ा मुश्किल है। MP फंड से दिया था, ईस्ट मिदनापुर में एक कॉलेज है, उनके लैबोरेटरी के लिए दिया था सचिन ने, ठीक है। तो ऐसे डोनेशन मिला है, सचिन से पर्सनली मिला था कि MP फंड से दिया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अगर दिखता तो मैं आपको दिखा देता, ठीक है। चलो 50 लाख या 1 करोड़ का कुछ फंड मिला था, वो ईस्ट मिदनापुर का जो कॉलेज है वहां पर, ठीक है। तो ये मिदनापुर में फंड दिया, ये काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगा था, बिकॉज वो सचिन का डायरेक्ट एरिया भी नहीं है, सचिन तो डायरेक्टली बंगाल के साथ ऐसा कोई कनेक्शन सचिन का है नहीं, बट मिला था सर, पिंगला कॉलेज में सचिन ने डोनेशन किया था, ये मिदनापुर में आता है, ठीक है। ठीक है, चलो अगर बाद में खबर मिलेगा तो दिखाऊंगा आपको। सो एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन मस्ट बी अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, तो जो भी अप्रूवल है वो इस सेक्शन के तहत अप्रूवल होना चाहिए। एनी सम पेड टू रिसर्च एसोसिएशन व्हिच हैज इट्स ऑब्जेक्ट द अंडरटेकिंग ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंस, स्टैटिस्टिकल रिसर्च, ठीक है, बेसिकली जो रिसर्च है वो सोशल साइंस में होना चाहिए, समाज विज्ञान इन द सेंस जो समाज के बेहतर में काम करे, ठीक है, समाज के बेहतर में काम करे, दैट इज सोशल साइंस, ठीक है। स्टैटिस्टिकल रिसर्च में काम कर सकते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकल रिसर्च बहुत ही वाइटल है। डेटा जो होता है ना सर, आज के डेट में कहा जाता है कि डेटा इज द न्यू ऑयल, ये रिलायंस ने इसको अभी अपना मंत्र बना लिया, जानते हैं, डेटा इज द न्यू ऑयल, मतलब अगर आपके पास डेटा है ना तो आप एक्चुअली एनालिसिस कर सकते हो। और आजकल एक कोर्स चल रहा है, डिजिटल कोर्स चल रहा है, डेटा एनालिटिक्स, नाम तो सुने होंगे, डेटा यस एनालिटिक्स या एनालिसिस, है ना। काफी सारा आजकल कोर्स चलता है सर, देखो मैं डेटा एनालिटिक्स लिखा, कितना सारा चीज निकल गया। ये सब आजकल काफी फेमस कोर्स हो गया, बिकॉज डेटा का आज के डेट में, स्टैटिस्टिकल डेटा का काफी वैल्यू हो गया सर, लाखों करोड़ों में बिकता है, ठीक है। और डेटा ही है जो एक्चुअली कंपनी को बिजनेस
कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं, देश को, सरकार को बताते हैं कि भाई कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे रिसर्च जो सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल रिसर्च में काम करें, जैसे हमारे देश में एक सरकारी इंस्टीट्यूट है सर, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जैसे IIT है, IIM है, ऐसे एक इंस्टीट्यूट है सर, मैथमेटिक्स के लिए चला बना गया है। एक मोस्ट प्रोबेबली कोलकाता में है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं, कोलकाता में, श्योर में, ठीक है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। और एक मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में है, इसका बहुत बड़ा काम करता है सर, स्टैटिस्टिकल वे में बहुत ही बड़ा काम करता है। और लोकेशन कोलकाता, चेन्नई, अच्छा कोलकाता हेडक्वार्टर है सर, ठीक है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कोलकाता है। ये देखो क्या इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दिख रहा है आपको, दिस इज बेसिकली रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, स्टैटिस्टिकल यूनिवर्सिटी। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, आप लोग जानते होंगे, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, है ना, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, स्टैटिस्टिशियंस थे, मैथमेटिशियन थे, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है, तभी के बंगाल में इन्होंने बनाया था, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े काम किया, आप जान सकते हो। फर्स्ट प्लानिंग कमीशन का भी पार्ट थे, जब भारत फर्स्ट टाइम फ्रीडम लिया था, तो भारत का जो प्लानिंग कमीशन बैठा था, प्लानिंग कमीशन इसको बंगाली में या हिंदी में बोलते योजना कमीशन या जोजना कमीशन, मतलब भारत का अगला 5 साल का फ्यूचर क्या बनेगा, इसका योजना या प्लानिंग करना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए एवरी 5 ईयर प्लान बनता है। तो इनका चेयरमैन थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस, और ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 1931 से चल रहा है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु, तेजपुर, पुणे, इंडिया में इनका अलग अलग लोकेशंस में भी इंस्टीट्यूट का साइट है, और काफी वाइटल काम करते हैं सर, बहुत वाइटल काम करते हैं, ठीक है। चलो, बताने के लिए ना इतना सारा चीज बताना होता है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या बताऊं और क्या नहीं। अच्छा, any sum paid to research association which has its object of undertaking research science or statistical, university, college or other institution to be used for research in social science or statistical research. Such association, university, college or institution must be approved under section 35 section 1 clause 3, ठीक है। ये सब कुछ कॉमन बातें हैं। एनी सम पेड बाय द एसएससी अगर कोई भी सम इनको पे करते हैं इन प्रीवियस ईयर में, ऐसे आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर में जो भी खर्चा करते हैं या जो भी इनकम करते हैं उसी का टैक्स लायबिलिटी हमें देना पड़ता है। तो प्रीवियस ईयर में आप जो भी पेमेंट करोगे इन एन एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन व्हिच हैज इट्स ऑब्जेक्ट the undertaking of any program or rural development to be used for carrying out any program of rural development approved by the prescribed authority for purpose of section 35 CCA, ठीक है, to an institution or association which has its object of training of person or implementing program for rural development, मतलब किसी भी तरह का प्रोग्राम जो रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करे। आजकल काफी अच्छा अच्छा रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया में चल रहा है सर, जैसे कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है, सॉइल टेस्टिंग, आप लोग जानते हो? यस सर, सदगुरु का। सदगुरु नहीं, सॉइल, ये नहीं, मैं सदगुरु का बात नहीं कर रहा हूँ, सॉइल टेस्टिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सदगुरु का तो नहीं सॉइल सेव सॉइल बोल के प्रोग्राम है, ठीक है, सॉइल टेस्टिंग, ठीक है, मैं गवर्नमेंट प्लान में बात कर रहा हूँ। सदगुरु एक अपने मिशन के थ्रू से अपने एनजीओ से जो सॉइल सेव के बारे में प्रचार कर रहे हैं, दैट्स डिफरेंट, लेकिन करेंटली सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम्स बोल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कॉन्सेप्ट है, ये सब लोग प्रचार नहीं करते, ये सब चीजों का प्रचार करना चाहिए। सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है कि ये भी एक तरह का साइंटिफिक रिसर्च है, एक तरह का नहीं, मतलब सीरियसली साइंटिफिक रिसर्च। इसमें सैंपल कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, किस तरह का सैंपल, सर किस मिट्टी पे कौन सा चीज अच्छा होगा, किस मिट्टी पे कौन सा चीज अच्छा होगा, मतलब ये एक बहुत बड़ा रिसर्च है सर। ये देखो सर, इसमें आपको सॉइल मैप दिखेगा, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि रूरल डेवलपमेंट कैसे कैसे हो सकता है, और ये सब सोच विचार गांव गांव में, शहर शहर में फैलना चाहिए। बहुत बड़ा एरिया है रिसर्च करने का, देश को आगे बढ़ाने का, लेकिन ये सब एजुकेशन सिस्टम में कहाँ है? हाँ, जरूरी है ना सर ये सब चीज एजुकेशन सिस्टम में लाने का, कि सॉइल टेस्ट करना है, किस सॉइल में कौन सा चीज अच्छा बनेगा, ठीक है, इसके बारे में स्टूडेंट्स के अंदर वो जागरूकता होना चाहिए। बट नहीं, अरे भाई अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो खाओगे क्या? श्रीलंका का हालत देखा आप लोगों ने? हेलो, प्लीज टेल मी। হ্যাঁ স্যার, ওদের অর্থনৈতিক তো অবস্থা খুব খারাপ শুনছি। खाने को नहीं मिल रहा है सर, खाना नहीं है, दाना पानी नहीं है श्रीलंका के पास, बहुत खराब हालत है। लाइन लगा रहे हैं, बेसिक फूड्स के लिए लाइन लगा रहे हैं, तेल के लिए लाइन लगा रहे हैं लोग पागल की तरह। भारत के बिजनेसमैन ने 40 मैट्रिक टन
चावल और दाल भेजा है साउथ इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया से, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेट्रोल और डीजल सब्सिडी करके, मतलब बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन पे दे रहे हैं भारत पेट्रोलियम के थ्रू से, बिकॉज उनके पास बेसिक फ्यूल तक नहीं है। क्या प्रॉब्लम किया जानते हो श्रीलंका का कहानी? श्रीलंकन गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिसाइड किया था कि वो लोग अपने कंट्री में ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा पूरा देश भर में, ठीक है। अब पूरा देश भर में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए फर्टिलाइजर टोटली इंपोर्ट करना बैन कर दिया, फर्टिलाइजर इंपोर्ट करना बैन कर दिया। लेकिन कोविड आएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। अब कोविड आने के बाद क्या हुआ, पूरा दुनिया भर में तो सब आना जाना बंद, और श्रीलंका का एक बहुत बड़ा पैसा आता है टूरिस्ट से, ठीक है, जो उसका फॉरेक्स रिजर्व को भरता है, ठीक है। ऐसे तो हमारे तमिलनाडु का ही एक पार्ट है ना सर, मतलब जो बिखर गया है बाद में कंट्री बन गया है ना। ये दिस इज अ पार्ट ऑफ तमिलनाडु, यू कैन सी इट हियर क्लियरली, एकदम क्लियरली दिखता है यहाँ पर। ये पार्ट यहाँ से ड्यू टू पुराने कारण है, बहुत पुरान का कारण, रामायण में भी इसका जिक्र है, ठीक है, बार बार बोला गया है। तो इट्स अ सिमिलर नेचर ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो नेचर है, श्रीलंका का नेचर सिमिलर टू दैट, एकदम एग्जैक्टली इक्वल है, ठीक है। तो ठीक है, वो बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। श्रीलंका में ये लोगों ने डिसाइड किया कि टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा। पॉपुलेशन भी कुछ कम नहीं है, लेकिन एक देश में टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग करके आप उस देश को अच्छा बना सकते हो, इट्स अ गुड डिसीजन, बट प्रैक्टिकल से हटके सोचना गलत डिसीजन। तो नेसेसिटीज कैसे पूरा करेगा? वही तो प्रॉब्लम है। स्टेप बाय स्टेप करता तो समझ में आता कि पहले 10% फिर 20% एक ही बार 100% करेगा तब तो नहीं होगा, क्योंकि उसका रिजर्व भी नहीं होगा ना, कोविड आने का रिजर्व भी खाली हो गया। हाँ वही तो, ऊपर से सर श्रीलंका अभी टूरिस्ट। हाँ बोलो। अभी उनका जीडीपी से भी ज्यादा उनका लोन है। हाँ, जीडीपी से बहुत ज्यादा, मतलब करीब करीब और 100-150%। सर हाँ, और उनका जो गवर्नमेंट है उस पे भी अभी करप्शन का चार्जेस, मतलब लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट में करप्शन के लिए। हाँ वो तो है, करप्शन तो है ही सर, करप्शन तो ये तो हमारा, मतलब बेसिकली ब्रिटिश जाने के बाद ये करप्शन का प्रॉब्लम भारत या मतलब इसको हम लोग बोलते हैं ना सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, दिस सब कॉन्टिनेंट, वी आर ऑल सेम बेसिकली। इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दीज ऑल आर, मतलब कभी ना कभी ये भारत का पार्ट हमेशा था, इसलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट दुनिया इसी नाम से बोलते हैं, भारतीय उपमहादेश। ये प्रॉब्लम तो है, बहुत खराब हालत है सर। ऐसे मतलब गवर्नमेंट का पॉलिसी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे भारत में इसका ऐलान चालू हो गया, भारत में श्रीलंका को देखने के बाद भारत में स्टेट वाइज प्रॉब्लम चालू हो गया। ये जो स्टेट, हर एक स्टेट में जो फ्री फ्री देता रहता है ना, हाँ सर, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से ये फ्री में देंगे, वो फ्री में देंगे, हाँ, खत्म हो जाएंगे सर। इतना फ्री वाइज अच्छा नहीं है, हाँ, खत्म हो सर जाएंगे। हमारे यहाँ हाँ लोग काम नहीं करते हैं, उनको फ्री में सब मिल जा रहा है ना, मतलब काम करने के लिए लोग नहीं मिलते हैं। वही तो, प्रोडक्शन खराब हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये पॉलिटिक्स खोखला कर देगा सर। अगर अभी भी नहीं सुधरा भारत, कल प्रधानमंत्री, कल कल या परसों हमारे देश का जितना बड़े बड़े आईएएस आईपीएस है, सचिव, सेक्रेटरी जो है, उनके साथ मीटिंग में बैठा था, और अजीत डोभाल जी भी थे, जो हमारे देश का मतलब पूरा डिफेंस मैटर का हेड है, ठीक है, बेसिकली ऑफिस अनऑफिशियली ऑफिशियली वो हमेशा रहते हैं। तो मीटिंग में बैठे थे अपने प्रधानमंत्री के सदन में, बिकॉज प्रधानमंत्री डायरेक्टली बोला सारे के सारे ऑफिसर्स को कि ठीक जिस तरह से आप लोगों ने कोविड को देखा, एक मिलके भारत के लिए अपने अपने डिपार्टमेंट को बाहर छोड़ो, डिपार्टमेंट अपने जगह में है, लेकिन आप सरकार का भी और कोई योजना में कोई बुराई है तो उसका बुराई करो। हम लोग पॉलिटिकल फायदे के लिए करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल फायदा अलग बात है, लेकिन अगर सरकारी योजना में फॉल्ट है तो आप उससे भी खुलेआम मेरे सामने बताओ कि सर ये प्रोग्राम में प्रॉब्लम है, इसमें हमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। मैं पढ़ रहा था मीटिंग का जो मिनट्स है, उसमें बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री बाकी सचिवों से, और बेसिकली इसमें कुछ आईएएस ऑफिसर्स ने भारत के कुछ स्टेट्स के बारे में बात किया, ठीक है, जहां पर बहुत ज्यादा फ्री में हर चीज चल रहा है, ठीक है। इसमें कुछ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स है सर, जहां पर काफी ज्यादा, नाम नहीं लिया, ठीक है, बिकॉज नाम लेने से मुश्किल खड़ा हो जाएगा। तो मुझे भी आइडिया है कहाँ कहाँ फ्री का राजनीति चलता है, ठीक है, आप लोग हमारे समझ यहाँ तो सकते हैं। सबसे ज्यादा होता है। हाँ सर। हाँ सर।
सबसे ज्यादा बिहार को हमारे में सबसे पहले इस 1-2 इस रुपए में चावल, दाल सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ। इवन आपके घर सब। ये ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में राजनीति बहुत खराब है सर, ठीक है, ये पार्ट में बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। और मतलब पॉपुलेशन भी बहुत हाई है। बंगाल में 10 करोड़, पटना में 12 करोड़, उत्तर प्रदेश में 22 करोड़, झारखंड में 4-5 करोड़ तो हो गई, 4 करोड़ अगर होगा तो, उड़ीसा में 6-7 करोड़ के आसपास, छत्तीसगढ़ ये सब एरिया में भी कम से कम इधर 3-4 करोड़, 3 करोड़ तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही हाई पॉपुलेशन एरिया है, स्पेशली बंगाल, बिहार एंड यूपी बहुत हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है। खतरा बढ़ जाएगा सर, फिर इनको देखने के लिए भारत सरकार पागल हो जाएगा, फिर बोलेगा पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ा रहे हो, सरकार को कहां से पैसा आएगा। देश चलाना इतना आसान नहीं है, ये फ्री का राजनीति बंद करो, मेहनत कराओ और बदले में खाना खिलाओ प्लीज। नहीं तो भारत जैसे 140 करोड़ आबादी वाले देश में ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी भी कितना सारा जगह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये सॉइल टेस्टिंग के बारे में क्यों बता रहा था, साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट में बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा पॉलिटिकल मुद्दे पे इसलिए आ गया, आपको समझना चाहिए कि क्यों सरकार इसमें इनकम टैक्स बेनिफिट देना चाहते हैं। ये प्रोग्राम प्लान आईएएस ऑफिसर्स बैठ के बनाते हैं, प्लानिंग कमीशन बैठ के बनाते हैं कि भाई अगर कोई रूरल डेवलपमेंट करेगा, साइंटिफिक रिसर्च में डोनेट करेगा तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। क्यों बढ़ावा देना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, ये वेस्ट बंगाल का दिस जोन है, ये जोन से मैं बिलोंग करता हूँ। इस जोन का एक खासियत क्या है, ये जोन एग्रीकल्चरली डेवलप नहीं है सर, ठीक है। स्पेशली झाड़ग्राम एरिया जो है ये काफी बड़ा एरिया है, कोलकाता से भी बड़ा एरिया है, ठीक है, कोलकाता, हावड़ा, 24 परगना से भी बड़ा है, बट फर्टाइल नहीं है बिकॉज गंगा से काफी दूर है। ये हाँ गंगा है, ये गंगा से काफी दूर में है, और ये बेसिकली झारखंड के वातावरण के साथ मिलता जुलता है। प्लेन लैंड प्रॉपरली नहीं है, लेकिन एक सवाल है, जंगल एरिया है, ठीक है सर, बेसिकली फॉरेस्ट एरिया। बट सर ऐसा नहीं कि यहाँ एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। कैनल बनाया था कभी, ठीक है, जो यहाँ पर मिदनापुर के कुछ नदी से, कुछ गंगा के कैनल के थ्रू से यहाँ पर पानी आता है, फिर वो वाला कैनल फिर वो कैनल के थ्रू से डिस्ट्रीब्यूट करता है। बट कैनल सिस्टम बहुत खराब है, कैनल को संस्कार नहीं करता, मतलब उसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं करता। बारिश के टाइम पे जो पानी आता है उसको प्रॉपरली स्टोर करना, या फिर कैसे भी करके दूसरे जगह जहां पर बाढ़ आता है, ठीक है, जहां पर फ्लड होता है, फ्लड एरिया का वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको प्रॉपर कैनल सिस्टम होना चाहिए, जो पंजाब करके दिखाया, ठीक है। ये सिस्टम बनना चाहिए, ये नॉट जस्ट इन मेरे डिस्ट्रिक्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा प्रॉब्लम पश्चिम बंगाल के और भी डिस्ट्रिक्ट में है। मैं आपको जेन्युइन चीज बता रहा हूँ। आपको अगर जैसे मुझे बंगाल के बारे में ज्यादा पता है बिकॉज दिस इज माई होमलैंड, ठीक है, मैं यहाँ का काफी सारा डिस्ट्रिक्ट को आंखों से देखा हूँ बचपन से, ठीक है। जैसे ये पूरा जोन जो है ना, ये जोन बहुत खतरनाक हालत में है। यहाँ एग्रीकल्चर हो सकता है लेकिन प्रॉपर एग्रीकल्चर नहीं होता, प्रॉपर क्या होता ही नहीं है, ऐसे ही जमीन पड़ा रहता है, क्योंकि लोगों को लगता है खेती नहीं हो सकता, लेकिन कुछ तो हो सकता है। अगर हम राजस्थान लोग का के तो सर डूब जाता है। तुम लोग का डूब जाता है, यहाँ सूखा है। और आपको दिखाया तो था, कुछ दिखता ही नहीं है दूर दूर तक, हाँ, और वो ऐसा नहीं, वो 200-300 किलोमीटर तक पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है। तुम लोग का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है अगर बिहार गवर्नमेंट प्रॉपरली चाहे तो। इसलिए बिहार गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बिहार गवर्नमेंट इतना करप्शन बिहार में है, उतना करप्शन पूरा भारत में नहीं है। बिहार का हालत सबसे सही भयंकर है, बात है। करप्शन। बिहार बहुत ज्यादा करप्टेड है, बहुत ज्यादा। बिहार में लोगों को मतलब बिल्कुल भगवान से भी डर नहीं है, बिहार में लोग इतना ज्यादा करप्टेड है। और करप्शन को बिहार बैठे बैठे जैसे इनवाइट करते हैं कि हाँ भाई आओ लूटो मुझे, इस तरह का बिहार का है, ठीक है। मतलब कुछ लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी करता है बिहार में। बिहार जैसे स्टेट में जो नेपाल से बहुत सारा रिवर सिस्टम है बिहार में, अरे इतना अच्छा रिवर सिस्टम है, रिवर सिस्टम को काम पे क्यों नहीं लगाते। हाँ, हमारा रिसोर्सेस भरा पड़ा है लेकिन इसको यूज ही नहीं करना है। बिहार में जितना फ्लड होता है भारत में दूसरे स्टेट में इतना फ्लड नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम है कि कैनल सिस्टम ठीक करो ना। बिहार में भी कुछ एरिया है जो सूखा है, जैसे मोतिहारी एरिया पूरा सूखा एरिया है। मैं पूरा बिहार घुमा नहीं बट कुछ आइडिया मुझे है, ठीक है। हाँ सर, वो यहाँ सूखा पे एरिया है और सूखा उधर एरिया है, खेती अच्छा होता सूखा एरिया, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, बहुत भयंकर भयंकर एरिया बिहार में भी है।
तो वो सब एरिया में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसके लिए सरकार को करप्शन को बंद करके काम करना होगा और लोगों को काम हाँ, वो देना दो होगा। डिस्ट्रिक्ट के बीच में ही सर, मुजफ्फरपुर इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, एक एरिया डूबा हुआ रहता है और एक एरिया पूरा सूखा हुआ रहता है। यही एक प्रॉब्लम। पानी ही नहीं, हम लोग का डूब जाता है, मेरी बुआ का मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, वो लोग पूरा सूखा रहता है, उधर पानी ही नहीं होता। तो कुछ तो करना चाहिए ना सरकार को, कैनल सिस्टम ठीक आ- ठाक से बिल्डअप करो। हम लोग के पास से नेपाल इतना पास है, वो डैम का पानी छोड़ता और बाढ़ बढ़ जाता है। हाँ देख, नेपाल अगर पानी नहीं छोड़ेगा तो नेपाल मर जाएगा, उसको छोड़ना ही पड़ेगा, उसको कोई उपाय नहीं है क्योंकि वो हिल्स में है, कुछ कर नहीं सकते। अब नेपाल का पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सब योजना स्टेट गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, लोकल एमपी एमएलए को लेना पड़ेगा। सॉइल टेस्टिंग के बारे में क्यों बात कर रहा था मैं, इसके लिए प्रॉपर रिसर्च चाहिए। सरकार क्या काम करेगा, काम का काम तो कुछ करता नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए ना, तभी तो सेंट्रल भी करेगा। सेंट्रल का पैसा आता है वापस चला जाता है और या फिर खा लेता है। अब देखो ना, ये वेस्ट बंगाल में कैग का रिपोर्ट आने वाला है, ममता दीदी का जितना सरकारी प्रोग्राम है ना, बहुत सारा। अब वो रिपोर्ट में ममता दीदी क्या बता रहा है और कैग क्या बता रहे हैं, इसके बीच में रिपोर्ट आएगा। अगर आप लोग खबर रखोगे तो मुझे बताना कि मतलब हकीकत क्या है और डिफरेंस क्या है। बिहार का हालत तो क्या बताऊं मैं आपको, छोड़ो। স্যার দিদি তো সেদিনকে বলছিল স্যার যে শ্রীলঙ্কার মতো আমাদের ইন্ডিয়ার অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ। নিজেই বলছে, অর্থনৈতিক, নিজেই যাচ্ছে, হ্যাঁ বলছে मतलब নিজেই বলছে যে কিছু হচ্ছে না আমাদের উন্নতি দেশে। हाँ, तो উন্নতি হচ্ছে না তো তুমি কি করছো তোমার স্টেটে? হ্যাঁ, ওটাই তো স্যার রিয়েল এস্টেটের মধ্যে সেটাও স্যার বলতে পারছে না একবারও, ওই দেশে কোনো উন্নতি হচ্ছে না। तो बंद करो, लोगों को भीख देना बंद करो। हाँ, अपीसमेंट करना बंद करो, जात पात के हिसाब से लोगों को हेल्प करता है, जाति देख के। बंद करो ना ये सब, ये सब बंद करो। सिंपल कॉन्सेप्ट रखो ना भाई, ये चीज है मेरे देश में, কোটি मेरे কোটি টাকা स्टेट में। স্যার, কোটি কোটি টাকা স্যার এদিক ওদিকে দিয়ে যাচ্ছে, লক্ষ্মী ভান্ডার কথা, এই ভান্ডার हाँ, এইসব দিয়ে যাচ্ছে। क्लाब में এগুলো बैठे সব बैठे বন্ধ लोगों করলে को पैसा मिलता है, क्लाब में लोगों को बैठे बैठे पैसा मिलता है। तो क्यों पैसे হ্যাঁ স্যার, देगा तुम পুজোর क्लाब সময় में? 10,000 50,000 করে টাকা পাচ্ছে আমার क्यों দুর্গা क्यों পুজোতে। कहाँ से आता है ये सब? 50,000 कहाँ से आता है तुमको क्लाब में देने के लिए? क्या है ये सब? और लोग इसमें खुश है। दुर्गा पूजा में डोनेशन मिलता है दुर्गा पूजा कमेटी को, क्यों? হ্যাঁ স্যার, तो মহিলা तुम স্যার, बताओ मुझे, মহিলা থাকলে তবেই স্যার পাবে दुर्गा पूजा এরকম। कमेटी में क्यों डोनेशन मिलेगा? दुर्गा पूजा भक्ति का है, पूजा लोग अपने आराधना के लिए करते हैं। इसके लिए तुम एक एक पूजा कमेटी को 10,000 15,000 25,000 करके डोनेशन दोगे, वो भी थाना में जाके। मैं खुद इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स एक ऐसे संगठन में है जो वहां पे सेक्रेटरी है। मैं देखता हूँ माँ को जाते हुए, मैं खुद बता रहा हूँ आपको, मैं माँ को बोलता हूँ क्या करते हो आप लोग, ये सब लेना बंद करो। समझते नहीं है वो लोग। सर गैस में सबको सब्सिडी मिलता है, उसके बाद केरोसिन देने का फिर क्या मतलब बनता है? जब सबको आप गैस दे रहे हो, एलपीजी दे रहे हो, उसके बाद केरोसिन देने का क्या मतलब है? केरोसिन किसी किसी को अभी भी मिलना मतलब जरूरत पड़ता है, लेकिन वो केरोसिन क्या करता है, अल्टीमेटली जाके बेच देता है कुछ सब सरकार। बेच हाँ, देता है। और सब बेच महंगा देता है, इतना हो गया, केरोसिन अब 70-80 रुपया हो गया है। केरोसिन बेच देता है। वही तो चावल जो देते हैं ना, चावल ये जैसे कि मैम लोगों के फैमिली में आप लोग जानते नहीं जानते शायद, फ्लावर मिल है ठीक है गाँव में। तो सारे के सारे जो चावल मिलता है ना गवर्नमेंट से, कोई कुछ नहीं खाता, सब आके बेचने आ जाते हैं। और वो जो भी बेचते हाँ, हैं वो उस पैसे से दारू पीते हैं, अपने घर वालों को भी कुछ नहीं मिलता। ये है फ्री वाइज का हालत। चावल दाल আর স্যার दाल এইগুলো দিয়ে তো चावल आटा और আর কিছু केरोसिन। দরকার নেই। अब मुश्किल यही है ना सर, जब ऐसे आफत सिचुएशन आएगा ना, तब संभाल नहीं पाओगे। तब हर किसी को, तब बड़ा ऊंचा नीच कुछ नहीं होगा, सबको रास्ते में खड़ा होना पड़ेगा। श्रीलंका हमारे यहाँ से डेवलप हालत में है, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमसे अच्छा है, हमसे बहुत अच्छा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। छोटा सा है, काफी अच्छा मेंटेन करके रखा है। कभी कोलंबो सिटी देखना आप लोग, अगर कभी मौका मिलता है ना जिंदगी में, जरूर जाना, देख के आना कि क्या बनाया वो एक एक शहर को। गजब का जगह है, टूरिस्ट भी बहुत आता है। अब कोलंबो देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सिटी बनाया श्रीलंका ने। ठीक है, आप देखोगे ना चौंक जाओगे। मतलब ऐसे हमारे यहाँ पर कोई भी शहर नहीं है कोलंबो जितना, मतलब वेल मेंटेन्ड सिटी है। मैं कैसे पता चला मुझे, बचपन से क्रिकेट देखता हूँ, तो जब भी इंडियन टीम श्रीलंका सीरीज में जाता था ना, ठीक है, तो ये देखो सर, ये कोलंबो का व्यू है, तो वहां पर वो इमेज दिखाता था। ऐसा है भारत में, वेल मेंटेन्ड एकदम चकाचक शहर है, काफी वेल डेवलप है।
कैपिटल सिटी है। सो ऐसा नहीं है कि श्रीलंका भी काफी डेवलप किया है लेकिन मैनेज नहीं कर पा रहा है, वो अलग बात, लेकिन हमें भी मैनेज करना चाहिए। मैनेज नहीं करेंगे तो हमारा भी बुरा दिन आ सकता है, तो रेडी रहना चाहिए। ठीक है सर, चलो आप लोगों को समझ में आना चाहिए इसलिए मैं बोला। सॉइल टेस्टिंग के लिए मैं क्यों बोल रहा था, ये देखो सॉइल टेस्टिंग कार्ड बहुत वाइटल है हमारे स्टेट में, स्पेशली मैं वेस्ट बंगाल बोलूंगा। ऐसी चीज़ों का मैं कहीं पर भी कोई बैनर नहीं देखता, कहीं पर भी मैं कृषक के बीच में जागरूकता नहीं देखता कि भाई बताओ लोगों को, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है, कि सॉइल से जैसे देखो कहाँ पर नाइट्रोजन कम है, ठीक है, नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्रीकल्चरल कॉन्सेप्ट है, ये सब रिसर्च से पता चलता है, ठीक है, कहाँ पर नाइट्रोजन बहुत लो है, कहाँ पर नाइट्रोजन लो है, कहाँ मीडियम है, कहाँ हाई है, ठीक है, कहाँ डेटा नहीं मिला, कहाँ वेरी हाई है, ये सभी चीज आपको पता चल सकता है। नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज। तो ये सब चीज एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि देश का प्लानिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, नॉट जस्ट बीजेपी के टाइम पे, इवन बिफोर दैट प्लानिंग है, प्लानिंग था, बट ये सब चीज प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट हो, इसका जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सबको लेना पड़ेगा, सिर्फ योजना बनाने से नहीं होगा। और पब्लिक को भी समझना होगा कि हम कैसा देश चाहते हैं। लो सर, चलो ना बोलेंगे उतना घुसते जाएंगे, चलो। अच्छा, it has been clarified that deduction to which an assessee, that is donor, is entitled on account of a payment of any sum, a research association or university or college or other institution for scientific research or research in social science or statistical research, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जगह में आपको बेसिकली डोनेशन करना है। Any sum paid to a public sector company, any sum paid to a public sector company or a local authority or to an association or institution approved by the National Committee for carrying out any eligible project or scheme, it has been clarified that the education to which an assessee is entitled on account of above shall not be denied merely on the ground that subsequent payment of such sum by SSE, the approval granted to any aforesaid entities is withdrawn or notification notifying the eligible project for scheme carried out aforesaid entities has been withdrawn। मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट विड्रॉन कर लिया तब तो डिडक्शन नहीं मिलेगा ना, जिस प्रोजेक्ट के लिए आप पेमेंट किए वो प्रोजेक्ट अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर बोला है कुछ केस में डिडक्शन नहीं मिलेगा, ऐसा भी बोला है। नो डिडक्शंस अंडर दिस सेक्शन शुड बी अच्छा, और एक चीज यहाँ पर था पॉइंट नंबर 6 में, मैं थोड़ा स्किप कर गया, एक सेकंड रुको, बता दें आपको। पॉइंट नंबर 6 में बोला है एनी सम पेड बाय एसएससी इन द प्रीवियस ईयर टू नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिक्शन फंड, ठीक है, ये भी रूरल डेवलपमेंट के अंदर ही डाल दिया गया। अर्बन पॉवर्टी इरेडिक्शन फंड जो ATGGA के तहत ही यहाँ पर बोल दिया, ठीक है। अगर अर्बन पॉवर्टी इरेडिक्शन फंड में पैसा डालते हैं तो वो भी काउंट हो जाता है, लेकिन डिडक्शंस में कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाया, एक बार देख लो आप लोग। Deduction under this section would be allowed in this case of an assessee whose gross total income includes income which is chargeable under the head profits and gains of business or profession. Where deduction under this section is claimed and allowed for any assessment year, deduction shall not be allowed in respect of such payment under any provision of this act for the same or any other assessment year. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सर, no deduction shall be allowed in respect of donation of any sum exceeding 2000 unless such sum is paid by any mode other than cash। मतलब अगर आप कैश बिना कैश का 2000 से ज्यादा पेमेंट करोगे तो आपको डिडक्शंस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये है ATGGA के तहत कुछ इंपॉर्टेंट एंड वाइटल बातें, ठीक है। ओके सर, अब चलो आ जाते हैं ATGG-B में। मैं क्यों आपको रूरल डेवलपमेंट बताया, आई होप कि आपको समझ में आएगा। रिसेंटली सर एक रिसर्च देख रहे थे, बहुत ही अच्छा रिसर्च था, आपको देखने से काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं कल ही पढ़ रहा था रिसर्च, आप लोग ये सब खबर अगर पढ़ोगे तो मुझे बताना। आलू बन रहा है मिट्टी में नहीं, आलू हवा में बन रहा है, ठीक है। वो राहुल गांधी ने बताया था ना, इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा। पोटैटो एग्री, हो गए बेटर इंडिया बोल के मैं कभी फॉलो करता हूँ। हाउ टू ग्रो पोटैटो इन द एयर, क्या आपको इमेज दिख रहा है? जस्ट लुक सर, यस आलू बना हवा में, ये देखो, दिस इज कॉल्ड रिसर्च। सबाई देखते बच्चे? हाँ सर। ठीक है, पोटैटो इन द एयर विद ए टेक्निक दैट इंक्रीज द यील्ड बाय 10x, 10 गुना ज्यादा पोटैटो बन सकता है नॉर्मल पोटैटो जहां बनता है। कुछ कंडीशंस है सर, ऑब्वियसली, मतलब आपको जमीन नहीं चाहिए लेकिन पानी चाहिए, ठीक है,
जिन्होंने बनाया था, पोटैटो प्लांट इज ग्रोन इन ए क्लोज्ड एनवायरनमेंट, द प्लांट फेसिंग अपवर्ड्स एंड द रूट्स बिलो, वाटर फाउंटेन्स आर इंस्टॉल्ड एट द बॉटम, नीचे वाटर फाउंडेशंस लगा देते हैं, टू व्हिच न्यूट्रिएंट्स आर मिक्स्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द रूट्स, इन शॉर्ट द प्लांट्स गेट सनलाइट फ्रॉम द अबव एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बिलो सिमिलर टू दैट ऑन लैंड। मतलब एक कॉन्सेप्ट जो बढ़ती आबादी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रिसर्च। आलू हवा में बन रहा है, हाँ, मेरे को पढ़ के क्या मजा आया, हाँ, कि अगर सच में ऐसा हो रहा है, सच भी हुआ है तभी ना मार्केट में निकला है ये खबर, ठीक है। तो कितना सारा इंटरेस्टिंग रिसर्च होता है सर। ओके चलो आ जाते हैं, 80GG हो गया, 80GGB के तहत आ जाते हैं सर। पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है। डिडक्शंस एंड कंडीशंस, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, 80GGB। Deductions and conditions क्या है? The section provides for deductions of any sum contributed in previous year by an Indian company to any political party or an electoral trust. Electoral trust और political party को donation direct मिल सकता है। Electoral trust क्या करते हैं? वो donation लेके political party को distribute करते हैं, जिसके नाम पे आप nominate करते हो। However, no deductions shall be allowed in respect of any sum contributed by way of cash. लेकिन अगर आप कैश में करोगे तो कोई भी deductions आपको नहीं मिलेगा। Contribute का मतलब बोला है, for the purpose of this section, the word contribute has the same meaning as assigned under section 2293A of the Companies Act 1956, जो अभी 2013 एक्ट आ गया, ठीक है। कंपनीज एक्ट में ये सेक्शन 293A था, अभी कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इसका सेक्शन चेंज होके 182 हो गया, जो नीचे नोट दिया है। बिकॉज जो भी 1956 एक्ट में था वो सभी चीज 2013 में शिफ्ट हुआ है, तो कुछ टैक्स में बहुत सारा चीज अभी भी 1956 का यूज होता है सर, ठीक है, बिल्कुल एकदम हट नहीं गया, बिकॉज इतना सारा लॉ में चेंजेस इतना आसान नहीं है, लेकिन मतलब वही है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, अ डोनेशन, सब्सक्रिप्शन और पेमेंट गिवन बाय अ कंपनी टू अ पर्सन फॉर कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी व्हिच इज लाइकली टू इफेक्ट पब्लिक सपोर्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, पब्लिक सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है, shall also be deemed to be contribution for a political purpose, जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही काफी वाइटल इंफॉर्मेशन पहले ही दे दिया। एक्सपेंडिचर इनकर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ए कंपनी ऑन एडवर्टाइजमेंट इन एनी पब्लिकेशन, अगर आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट करते हो, पब्लिकेशन डालते हो, जैसे कि सोवेनियर, ब्रोचर, ट्रैक्ट, पैम्पलेट, इस तरह की चीजों के थ्रू से अगर आप प्रचार करते हो, ठीक है, तो आपका खर्चा होता है ऑन और बिहाफ ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी or for its advantage shall also be deemed to be a contribution to such political party or a contribution for a political purpose to the person publishing it, ठीक है। आप अगर पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ में ये करते हो तो इसको भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, बट इसमें एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। खर्चा आप पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ में अगर करोगे ना, देखो सर आप कंपनी हो तो आप बिजनेस करते हो, लेकिन इसको आप बिजनेस एक्सपेंस नहीं सोच सकते। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, मैं आपको अभी कराऊंगा। जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आप एक्सपेंस करते हो ना, जैसे कि ये पैम्पलेट वगैरह में एक्सपेंस के तौर पे आप कर सकते हो, इसको आप बिजनेस एक्सपेंस नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। हमने बीपी में किया तो था, उसमें से वो पीएल में नहीं दिखा सकते हम। यस सर, एग्जैक्टली, बीपी में हम लोगों ने किया था, आप पीएल में शो नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब इसको आप पीएल में डेबिट नहीं कर सकते, लेकिन आप 80GGB में इसका डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है, ये मानना पड़ेगा बात। बिकॉज जब आप बीपी में देखे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी आप माइनस नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो आपको अलाउड नहीं है, बिकॉज उसमें आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन आपको क्या बताया जा रहा है कि आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो देश के बेनिफिट के लिए, वो आपको डिडक्शंस के तौर पे मिल जाएगा। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब भी बता दिया सर। हु इज पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी registered under section 29A of representation of the people's act 1951, point to be noted। पॉलिटिकल पार्टी किसको बोलेंगे? क्या कोई भी पार्टी बना दे वो पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगा? हाँ सर, आपका पार्टी, मेरा पार्टी, ए पार्टी, बी पार्टी, सब पार्टी बना देंगे क्या? नहीं, हर किसी को पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल सकते जब तक वो 1951 पीपल्स एक्ट में सेक्शन 29A के तहत रजिस्टर्ड ना हो, तब तक वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ऐसे भारत में पॉलिटिकल पार्टी आप बना सकते हो, पॉलिटिकल पार्टी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कंडीशन से अगर फुलफिल करते हो तो इलेक्शन कमीशन आपको पार्टी बनाने में हेल्प करेगा, मदद करेगा। डेमोक्रेसी का फायदा तो कुछ तो लेना चाहिए। इलस्ट्रेशन 15, चलो एक इलस्ट्रेशन बनाते हैं, आपको बताते हैं। चलो,
सर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22 एबीसी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी, ओके, एबीसी लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है जो कंट्रीब्यूट किया 2 लाख टू एन इलेक्टोरल ट्रस्ट, ठीक है, इलेक्टोरल ट्रस्ट को 2 लाख कंट्रीब्यूट किया। सर और भी क्या, इनकर्ड एक्सपेंडिचर 25,000 फॉर एन एडवर्टाइजमेंट इन ए ब्रोचर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। इज द कंपनी एलिजिबल फॉर डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सच कंट्रीब्यूशंस और एक्सपेंडिचर? ये जो कंट्रीब्यूशंस कंपनी ने किया है, ये जो एक्सपेंडिचर कंपनी ने किया है, क्या कंपनी को इसके लिए डिडक्शन मिलेगा? Assuming that contribution was made by check, if so, what is the quantum of deductions? अगर ऐसा है तो कितना डिडक्शन मिलेगा? बोलो पहले मुझे तो ये तो बताओ, डिडक्शन मिलेगा कि नहीं, हाँ या ना? यस सर मिलेगा। सर डिडक्शन बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आपको बता दो इसका प्रॉपर प्रोविजंस आपको कैसे लिखना चाहिए एग्जाम में, स्पेशली सीएस सीएमए के केस में आपको लिखना पड़ेगा, सीएस के केस में फिर नॉलेज ही काफी है। An Indian company is eligible for deduction under section 80 GGB in respect of any sum contributed by it in the previous year to any political party or an electoral trust. Further, the word contribute in section 80 GGB has the meaning assigned to it in section 293A of the Companies Act 1956, जो मैं भी अभी आपको बता के आया, and accordingly it includes the amount of expenditure incurred on advertisement and a brochure or political party. मतलब जो भी खर्चा आप ऐसे करोगे 80 GGB के तहत आप इसको बिल्कुल डिडक्ट ले सकते हो। जैसे एबीसी लिमिटेड ने 2 लाख डोनेशन किया इलेक्टोरल ट्रस्ट को और 25,000 का एडवर्टाइजमेंट के लिए ब्रोचर में पॉलिटिकल पार्टी में खर्चा किया, तो कुल मिला के 2,25,000 आप डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन किंतु परंतु बंधु क्या है, लेकिन किंतु परंतु, सर लेकिन किंतु परंतु एक ही यहाँ पर, इट मे बी नोटेड दैट देयर इज अ स्पेसिफिक डिसअलाउंस, आपको डिसअलाउंस भी हो सकता है, अंडर सेक्शन होता है, अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 2B जो बीपी का सेक्शन है, इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट इन अ ब्रोशर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। ये जो एक्सपेंस आप 25,000 का पॉलिटिकल पार्टी के लिए करोगे ना, इसको भूल के भी ना बिजनेस एक्सपेंस मत भूलिएगा। बात क्लियर है जो अभी आपको मैं बता रहा था? अगर ये बिजनेस एक्सपेंस होता है तो बीपी में पीएल में क्या करना पड़ेगा, टू एक्सपेंडिचर टू पॉलिटिकल पार्टी बोल के आपको एक पॉइंट देना पड़ेगा, जो आपको अलाउड नहीं है। आपको बात समझ में आया? हेलो, तो सर इसको शो कैसे करेंगे, मतलब शो नहीं करेंगे, डायरेक्ट डिडक्ट कर देंगे? हाँ बस आपको डिडक्शन आप यहाँ से ले सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। मतलब पीएल में या कहीं पे भी दिखाना नहीं है, डायरेक्ट डिडक्शन पॉइंट देके या फिर नोट देके कर सकते हैं? आप डिडक्शंस नहीं दिखा सकते, बट आप बस एक इतना ही कर सकते हैं कि आप एक नोट देके 37 सबसेक्शन 2B के तहत इसको डिडक्शंस तो नहीं ले सकते, मतलब बिजनेस में आप इसको डिडक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, लेकिन आप इसको 80 जीजीबी के तहत अगर आप एक्सपेंस करते हो तो आप उसका ले सकते हो। सर एक सेकंड होल्ड करना, मैं एक सेकंड होल्ड करना। हेलो सर, आवाज आ रहा है क्या? यस सर। ओके सर। अच्छा, तो ये बात का स्पेशल ख्याल रखिएगा, अगर 37 तो सबसेक्शन 2B के तहत अगर आपको मिलता है तो ये आपको
सिर्फ रिडक्शंस के तौर पे आप दे सकते हो जो 80 जीजीबी के तहत आपको मिलेगा। द एक्सपेंडिचर ऑफ 25,000 वुड बी डिसअलाउड व्हाइल कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम और जीटीआई, मतलब जीटीआई कैलकुलेट करने के टाइम पे आप इसको नहीं ले सकते, बट सेड एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन इंडियन कंपनी इज अलाउएबल एज डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई अंडर सेक्शन 80 जीजीबी। मतलब 25,000 तुम 80 से 80 यू के तहत ले सकते हो जो 80 जीजीबी आपको देगा। ओके शिवम, लेकिन इसको आप बिजनेस Yes, sir. एक्सपेंडिचर के तौर पे ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। बस यही है। सबको क्लियर हुआ ये पॉइंट? प्लीज टेल मी। हाँ सर। है सर, है सर। चलो आगे बात करते हैं फटाफट। डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, जब कोई इंसान मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल्स वगैरह जब कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उसको 80 जीजीसी के तहत होता है। ठीक है, 80 जीजीबी में कंपनी करता है और 80 जीजीसी में कोई भी इंडिविजुअल लाइक ईओपी बीओआई, लेकिन उसमें क्यों बेसिकली आपका आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन और लोकल अथॉरिटी नहीं आता। डिडक्शंस कंडीशंस क्या है? दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर डिडक्शन ऑफ एनी सम कंट्रीब्यूटेड इन द प्रीवियस ईयर बाय एनी पर्सन टू ए पॉलिटिकल पार्टी और एन इलेक्टोरल ट्रस्ट। हाउएवर डिडक्शंस आर बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ कैश। ठीक है, कैश नहीं होगा, बाकी आप किसी भी मोड पे दे दो। पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन, दिस डिडक्शन इज हाउएवर नॉट बी अवेलेबल टू लोकल अथॉरिटी लाइक लोकल अथॉरिटी इन द सेंस आप लोग जानते हैं लाइक पंचायत, म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। ठीक है, ऐसे जो भी लोकल अथॉरिटी है, ठीक है, गवर्नमेंट लेवल में या प्राइवेट लेवल में लोकल अथॉरिटी को नहीं मिलेगा। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जैसे कि जो जिसको लॉ बनाते हैं या फिर जिस मंदिर मस्जिद ट्रस्ट वगैरह जो होते हैं जो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन की तरह काम करते हैं, फुल्ली और पार्टली फंडेड बाय गवर्नमेंट, या तो पूरा पूरी गवर्नमेंट फंडिंग है जो जुरिडिकल पर्सन या फिर पार्टली है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी क्या है मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ये बस याद रखिए और कुछ नहीं है। बाकी जितना करोगे उतना डिडक्शन आपको मिलेगा। अच्छा, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स। ठीक है, कुछ इनकम आप करते हो जिसमें आपको डिडक्शन मिलना चाहिए, जैसे कि 80JJAA। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन सर, थोड़ा ध्यान से सुनिए और फिर इसका एक क्वेश्चन करेंगे। 80JJAA, 80JJAA। ठीक है, 80JJAA ऐसे। तो क्वांटम एंड पीरियड ऑफ रिडक्शंस वेयर द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी टू हुम सेक्शन 44AB अप्लाइज। सर बता सकते हो मुझे कोई 44AB किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं या किसका सेक्शन है ये? बहुत ही फेमस सेक्शन है, कैपिटल गेन। यार कैपिटल या बीपी दोनों में से एक का है। सर ये बीपी का सेक्शन है, ये टैक्स ऑडिट का सेक्शन है, भूल गए सर? ये टैक्स ऑडिट का सेक्शन है 44AB। 44AB के तहत टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है। जिनका टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है उसको 44AB में टैक्स ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। स्पेशली अगर आप प्रोफेशन हो तो आपका अगर ग्रॉस रिसिप्ट एनुअली 50 लाख से ज्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट से। ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, ठीक है, या चार्टर्ड फर्म से आपको टैक्स ऑडिट करवाना होगा 44AB के तहत अगर आपका प्रोफेशनल इनकम 50 लाख से ज्यादा है। प्रोफेशनल रिसिप्ट्स, ओके, इनकम नहीं बोलना चाहिए, रिसिप्ट्स। और अगर आप बिजनेस करते हो और अगर आपका टर्नओवर एक मतलब 100 लाख से ज्यादा है, मतलब 1 करोड़, ठीक है, मतलब अगर आपका इनकम 100 लाख या 1 करोड़ से ज्यादा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा। फिर इसका और भी कुछ स्पेशल एरिया था, अगर आपका कैश ट्रांजैक्शंस कम होता है, ठीक है, तो आपका ये 1 करोड़ 5 करोड़ तक जा सकता है। इसका सब डिस्कशंस मैंने बीपी में करके रखा। 44AB प्लीज गो थ्रू एक बार। हाँ, 44AB एक बार मस्ट गो थ्रू सर, आप लोगों को मैं बताऊंगा बीपी सेक्शंस में। मैं ज़्यादा दिन नहीं हुआ पढ़ा के आए, ठीक है, आई होप आप लोगों ने किया। अगर नहीं किया तो प्लीज़ एक बार आप बीपी सारा का सारा चैप्टर फॉलो करो और 44AB को एक बार फिर से रिवाइज करो, ठीक है, भूलने से नहीं होगा, भूलना मना है। ओके, तो 44AB टैक्स ऑडिट में एप्लीकेबल होते हैं। Where the GTI of an SSE to whom section 44AB applies includes any profits and gains derived from business, a deduction of an amount equal to 30% of additional employee cost. Sir, अगर आप additional employee cost यूज करते हो इसके लिए आपको 30% तक डिडक्शन मिलेगा, लेकिन किसके ऊपर? एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट के ऊपर। नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन, सर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है? ये आपके मन में सवाल चल रहा है। सर पहले तो ये समझा दो
एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है? यस सर, अभी समझाने वाला हूँ। इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ सच बिजनेस, जो आपके बिजनेस के कोर्स के अंदर ही है, इन द प्रीवियस ईयर, हु वुड बी अलाउड फॉर द 3 असेसमेंट ईयर, और ये डिडक्शन आप 3 असेसमेंट ईयर तक ले सकते हो, इंक्लूडिंग द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट द प्रीवियस ईयर इन व्हिच सच एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड। जब से ये एम्प्लॉयमेंट आप चालू करते हो उसके बाद से 3 साल तक आप ये डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो। सो सर कैसे होगा? चलो सर थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं पूरा सेक्शंस। कंडीशन क्या क्या फुलफिल करना है अगर आपको 80 डबल जे डबल ए में डिडक्शंस लेना है तो? द डिडक्शन इज टू बी अलाउड ओनली सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। ध्यान से देखिए सर, द बिजनेस शुड नॉट बी फाउंड बाय स्प्लिटिंग अप। अच्छा, अलग होके बिजनेस बनाने से नहीं होगा, पॉइंट टू बी नोटेड। अलग होके बिजनेस समझते हो? एक मेन बिजनेस था, उसको अलग करके दूसरा बिजनेस स्प्लिट करके बनाया गया, ठीक है? द बिजनेस शुड नॉट बी फाउंड बाय स्प्लिटिंग अप और द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। एग्जिस्टिंग बिजनेस को तोड़ के नया बिजनेस बनाओगे तो नहीं होगा। The business is not acquired by the SSE by way of transfer from any other person. किसी से ट्रांसफर में आपको मिला है ऐसा नहीं होगा, और एज ए रिजल्ट ऑफ एनी बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे केसेस में नहीं है। The report of the accountant giving the prescribed particulars has to be furnished before 30th September of the assessment year, being the specified date referred to in section 44AB, that is the date 1 month prior to the due date of filing of return 139 subsection 1। ठीक है, ये सब रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा। नाउ अब यहाँ पर आपको कुछ सर्टेन टर्म्स आपको यहाँ जानना है, जैसे कि सर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है? बहुत वाइटल डेफिनेशन है सर, बिकॉज ये डेफिनेशंस के ऊपर ही बेस करेगा आपका क्वेश्चन का आंसर। अगर आप डेफिनेशंस में बत्ती गुल तो वहां पर भी मीटर चालू नहीं होगा, ठीक है? सर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है? तो टोटल एमोल्यूमेंट्स, मतलब जो भी पेमेंट आप करोगे, द टोटल एमोल्यूमेंट्स पेड और पेबल टू द एडिशनल एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब आप जिनको काम दोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशंस पे, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, उसको कितना पेमेंट कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट बात है। इन द केस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस द एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी नील। एग्जिस्टिंग बिजनेस के केस में एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी नील। There is no increase in the number of employees from the total number of employees employed as on the last day of the preceding year। अगर कोई नंबर चेंज नहीं हुआ है तो नील ही रहेगा। Emoluments are paid otherwise than by of account pay check or account pay bank draft or by use of electronic clearing system through a bank account or through any prescribed electronic mode, मतलब जो भी डिजिटल मोड आजकल है, जैसे कि IMPS, UPI, RTGS, NEFT, भीम, ठीक है, भारत इंटरफेस, ठीक है, आधार पे, बहुत सारा आजकल हुआ है। अगर आप ऐसे पेमेंट करते हो, ठीक है, emoluments are paid otherwise than by way of account pay by an account pay check or account pay bank draft or this kind of digital matter। In the first year of the new business, the emoluments paid or payable to the employee employed during that previous year shall be deemed to be the additional employee cost। ठीक है, ये एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर आएगा। सर समझ में नहीं आ रहा है? सर वेट करो, थोड़ा वेट कर जाओ, पूरा समझ में आ जाएगा। एडिशनल एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय who has been employed during the previous year and whose employment has the effect of increasing the total number of employees। Additional employee वो होता है जिसको एम्प्लॉय किया गया and whose employment has the effect of increasing the total number of employees employed by the employer as on the last day of the preceding year। सर इस डेफिनेशंस के अंदर किसको नहीं रखा जाता? पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआईपी पॉइंट बता रहा हूँ आपको। सर एम्प्लॉय whose total emoluments are more than 25,000 पर मंथ, जिसका सैलरी या emoluments 25,000 पर मंथ से ज्यादा है, इनसे बाहर रखा जाएगा, मतलब 25 के नीचे होना चाहिए। एम्प्लॉय फॉर whom the entire contribution is paid by government under employee pension scheme notified in accordance with the provisions of the employee provident fund and miscellaneous provisions act, मतलब लेबर लॉ का पार्ट आ गया। जो लोग आजकल सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में लेबर लॉ का भी क्लास कर रहे हो, ठीक है, उन पे ये सब टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा लेबर लॉ के अंदर, इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर, ठीक है। दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सीएमए इंटर भी पढ़ते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, मिसलेनियस प्रोविडेंट फंड एक्ट, ठीक है, तो वहां पर मैं थोड़ा डिटेल्स में बातचीत करूंगा। लेकिन जिन्हें भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये सब मिलता है इनको इसके बाहर रखा गया है। एन एम्प्लॉय हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 240 डेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर कोई एम्प्लॉय 240 दिन के कम दिनों के लिए एम्प्लॉयमेंट मिला है तो उनको इससे बाहर रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, इन केस एसएससी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और अपैरल और फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट, अगर कोई एसएससी अपैरल, फुटवेयर, लेदर प्रोडक्ट के इंडस्ट्री में है और वहां पर वो एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है, लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, एम्प्लॉयड फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 150 डेज, तो अगर लेदर इंडस्ट्री का बात है
वहां पर 150 दिन के नीचे होगा तो ही उनको एक्सक्लूड किया जाएगा। नॉर्मल इंडस्ट्री के केस में 240 दिन के नीचे होगा तो एक्सक्लूड होगा, बट इसके केस में 150 दिन के नीचे होगा तभी एक्सक्लूड होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है सर, डोंट वरी, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी हो जाएगा। मतलब बस इतना याद रखिए कि लेदर इंडस्ट्री में 150 दिन कम से कम काम करना है, ठीक है, और एम्प्लॉय को काम देना है, और दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए 240 दिन। If an employee is employed during the previous year for less than 240 दिन or 150 days as the case may be, जैसे कि लेदर इंडस्ट्री, but is employed for a period of 240 days or 150 days as the case may be in the immediately succeeding year, he shall be deemed to have been employed in the succeeding year. Accordingly, the employer would be entitled to deductions of 30% of the additional employee cost. जो कॉस्ट आएगा उसका 30% एम्प्लॉयर को डिडक्शंस के तौर पे मिलेगा ऑफ सच एम्प्लॉइज फॉर 3 years फ्रॉम द सक्सीडिंग ईयर, और ये डिडक्शंस वो 3 साल अगला 3 साल तक ले सकते हैं। सक्सीडिंग मतलब जब से वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसके बाद उसी साल से लेके 3 साल तक। इमोल्यूमेंट्स का मतलब क्या है? एनी सम, इमोल्यूमेंट्स तब से बोले जा रहे हैं, इमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है एनी सम पेड और पेबल टू एन एम्प्लॉय इन लीव ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। एम्प्लॉयमेंट के नाम पे आप एम्प्लॉय को जो पेमेंट करते हो उसको इमोल्यूमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, इमोल्यूमेंट्स में कौन कौन नहीं आता, इस डेफिनेशन के बाहर किसको रखा जाता है? Any contribution paid or payable by the employer to any pension fund or provident fund or any other fund for the benefit of employee under the law for the time being in force. पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड के तहत जो भी पैसा जाता है वो इमोल्यूमेंट्स के अंदर नहीं आता। एनी लम सम पेमेंट पेड और पेबल टू एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस और सुपरएनुएशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट सच एज ग्रेचुइटी। ठीक है, मैं कल ही पढ़ा रहा था ग्रेचुइटी एक्ट, सीएसए सीएमए इंटर और सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स को। ठीक है, ग्रेचुइटी एक्ट के तहत जो सुपरएनुएशन के तहत आपको जो मिलता है, सेवरेंस पे, लीव एनकैशमेंट, वॉलंटरी रिट्रेंचमेंट, मतलब बेसिकली दीज आर वॉलंटरी रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट स्कीम। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन एंड द लाइक, ये सब चीजों को इमोल्यूमेंट्स के अंदर नहीं लिया जाता। ओके सर, पॉइंट टू बी नोटेड, दिमाग में रखिएगा। सारा का सारा सब्जेक्ट मिलजुल के एक बन जाएगा। अगर कनेक्ट कर पाओगे तो मजा ही एक और है, अगर कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो थोड़ा मजा कम होगा। सर एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, चलो ये पूरा का पूरा जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इसका क्वेश्चन के थ्रू से सॉल्व करते हैं। मिस्टर ए हैज कमेंस्ड द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर्स। सर मिस्टर ए बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का, बहुत बढ़िया आइडिया है, बनना चाहिए भारत में। 1/4/2021 से मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर हो रहा है। उन्होंने 350 न्यू एम्प्लॉय लिया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। ठीक है, he employed 350 new employees during the previous year 21-22. The details of the employees are follows. चलो एम्प्लॉय का डिटेल्स देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत वाइटल चीज बता रहा है। मतलब यहीं पर थोड़ा आपको कंफ्यूज किया जाएगा, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना है। सर नंबर ऑफ एम्प्लॉय 75, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट 1/4/2021, मतलब पिछला साल। सर रेगुलर है 24,000 इनका एम्प्लॉयमेंट है। 125 लोगों को एम्प्लॉय किया गया 1 मई 2021 को, रेगुलर है 26,000 इनका पेमेंट है, एम्प्लॉयमेंट्स है। 50 लोगों को एम्प्लॉय किया गया, ये कैजुअल है, 1 अगस्त को, इनका पेमेंट 24,500 का है। 100 लोगों को एम्प्लॉय किया गया 1 सितंबर को, रेगुलर है, इनका एम्प्लॉयमेंट 24,000 का है। सर आपको क्या कैलकुलेट करना है बोलो तो? एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है, जिसके ऊपर आपको 30% डिडक्शन मिलेगा। The regular employee participate in recognized provident fund while the casual employees do not. Compute the deductions if any available to Mr. A for assessment year 22-23. If the profit and gain derived from the manufacture of computers that year is 75 लाख, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आपको 75 लाख का प्रॉफिट हुआ है और टर्नओवर हुआ है आपको 10 करोड़ का, 10.16. What would be your answer? थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। What would be your answer if Mr. A commenced the business of manufacture of footwear? मतलब ये फुटवेयर एप्पल वाला, हाँ लेदर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, मतलब 240 होगा कि 150 दिन का होगा? क्या बोल रहा है? 150 दिन से 240 और 150 दो डेट होता है। नॉर्मल इंडस्ट्री में 240 दिन देखना पड़ता है काम का, और लेदर इंडस्ट्री में 150 दिन देखना पड़ता है। ठीक है, चलो मैं इसका सोल्यूशन आपको समझाता हूँ, आपको क्लैरिटी आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो पिछले साल में 1/4/2021 में कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अलग अलग लेवल ऑफ एम्प्लॉय आपने रखा, 75 जन 24,000 का, 125 जन 26,000 का, कोई रेगुलर है कोई कैजुअल है। ठीक है, आपको यहाँ पर कैलकुलेट ये करना है
कि आपको कितना डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80 JJ AA के तहत, ठीक है। 80 JJ AA के तहत एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, इसका सोल्यूशन कुछ ऐसे होना चाहिए सर। सबसे पहले आपको, बहुत सिंपल है, बहुत टफ नहीं है। Mr. A is eligible for deduction under section 80 JJ AA since he is subject to tax audit under section 44 AB. Yes, जिसका टैक्स ऑडिट होता है उसी को ये सेक्शन मिलेगा, हर बिजनेसमैन को नहीं मिलेगा। अगर आपका टैक्स ऑडिट होता है तभी आप ये क्लेम कर सकते हो। पॉइंट टू बी नोटेड, पहले मतलब स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। 44 AB के तहत अगर आपका टैक्स ऑडिट होता है, ठीक है, और इसको टैक्स ऑडिट होता है, कैसे पता चला सर? इनका टर्नओवर से पता चला। 1 करोड़ होने से ही हो जाता, 1 करोड़ से ज्यादा होने से ही हो जाता, 10 करोड़ का टर्नओवर है तो चुपचाप टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग से आपको टैक्स ऑडिट करवाना है, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है। सर आपको कैलकुलेट करना है, इफ यू मिस्टर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट 24,000 इंटू 12 इंटू 75। सर कैसे आ गया सर? देख लो, इसके लिए आपको मुझे थोड़ा सा वर्किंग बताना पड़ेगा, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। सर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मतलब यहाँ पर आपको एडिशनल एम्प्लॉय पहले काउंट करना है। एडिशनल एम्प्लॉय पहले काउंट करो, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि 24,000 क्यों लिया। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर, सर टोटल कितना है? 350। ये सर नो, ये तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया। टोटल एम्प्लॉय कितना है सर? बोलो। टोटल एम्प्लॉय 350, ठीक है। लेकिन आपको देखना है एडिशनल एम्प्लॉय कितना है, ठीक है। 350 होने से ही नहीं होगा, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट आपको फुलफिल करना है। अब आपको देखना है इसमें से कौन कौन यहाँ पर नहीं आएगा। जैसे कि कैजुअल एम्प्लॉय जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं करता, उनको नहीं ले सकते, बिकॉज जो प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं करता उनको एक्सक्लूड करके रखा गया है लॉ में, आपको मैं अभी अभी पढ़ा के आया, ठीक है। ऐसा लोगों का संख्या है 50। रेगुलर एम्प्लॉइज जिनको एम्प्लॉयमेंट 1/5/2021 में लाया गया, इनका मंथली एमोल्यूमेंट्स 25,000 से ज्यादा है, क्या उसको लेंगे? না স্যার, 26,000 তো হবে না। है ना, जिनका 25,000 इनकम নিচে তবে হবে। 25,000 से कम होना पड़ेगा, है ना। ये मैं आपको सबसे बोले जा रहा हूँ। दिस इज द एरिया एक्सक्लूडिंग एडिशनल एम्प्लॉय में जिनका इमोल्यूमेंट्स 25,000 पर मंथ से कम है, उसी को लिया जा सकता है। सो लुक एट हियर, 1 मई 2021 को जो रेगुलर बंदे हैं इनका इमोल्यूमेंट 26,000 का है, और ऐसे लोगों का संख्या 125, तो इनको आप नहीं ले सकते, है ना। और 50 को क्यों नहीं लिए? इसको आप इसलिए नहीं लिए बिकॉज ये कैजुअल है, और उसके साथ साथ कैजुअल है। ये उसके साथ साथ नहीं, कैजुअल है बोल के ही सिर्फ नहीं, कैजुअल है और उसके साथ ये प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं करता, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इन्हें भी आप नहीं ले सकते एडिशनल एम्प्लॉय में। सो पहला बात, 50 लोगों को इसलिए आउट कर दिए जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं करता। रेगुलर एम्प्लॉय जिनका इनकम 25,000 से ज्यादा है इमोल्यूमेंट्स, उनको साइड करो। और रेगुलर एम्प्लॉय एम्प्लॉयड ऑन 1/9/2021, they have employed for less than 1-40 days, जिनका एम्प्लॉयमेंट 240 दिन से कम है, उन्हें भी आपको साइड करना पड़ेगा। सर कैसे पता चलेगा? चलो काउंट करो। 1 सितंबर 2021, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर 1 सितंबर मतलब मैं 30 दिन का ले लेता हूँ, अक्टूबर भी 31 दिन का, नवंबर 30 का, दिसंबर 31 का, जनवरी 30 का, सॉरी 31 का, फरवरी 28, 2022, 28 होगा कि 29 होगा? 2022 28 ही तो था। 28, हाँ। मार्च 31, टोटल करने से कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 7 3, अगर 30 करके भी ले लो तो 210 होता है। हाँ 182 है क्या? नहीं नहीं, उससे ज्यादा है। अरे मैंने एवरेज करके 30 ले लिया, फिर इधर 1 2 3 4 और इधर 2 माइनस, ठीक है, मतलब 2, 152 212 होगा। 30 36
बाकी लोग करो ना सर, कोई तो बताओ 212 हो रहा है क्या टोटल करके? हाँ सर, 4 বাড়ছে 2 কমছে। 212 ना, तो 212 मतलब 240 से कम है ना? अभी आपने पढ़ के आया, अगर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज फॉर लेस देन 240 डेज, तो उसे भी आपको क्या करना है? आउट कर देना है एडिशनल एम्प्लॉय से। ठीक है, अगर कोई लेदर इंडस्ट्री में है तो 150 से कम है तो उनको आउट करेंगे। ठीक है, सो 240 से कम है, ये 1 सितंबर में 100, तो इन्हें भी आउट करना है, तो इनको भी आउट कर दो, तो 100 लेबर यहाँ से भी गायब हो गया। तो बचा कितना? टोटल 275 गायब, इधर 50, इधर 125, इधर 100, तो टोटल 275 गायब हो गया 350 से। 350 से 275 गायब होगा तो नंबर ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कितना होगा? 75। क्लियर? ये 75 एडिशनल एम्प्लॉय का कैलकुलेशन क्लियर? बोलो सर, बोलो। हाँ ना, कुछ तो बोलो सर। 75 अगर ओके, तो 75 क्लियर हो गया। तो सर ये 75 लोगों का क्या हिसाब है, कितना सैलरी है इनका, मतलब इमोल्यूमेंट्स कितना है? 24,000। तो 75 इंटू 24 इंटू 12, आपका एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट 24,000 इंटू 12 इंटू 75, तो कुल मिला के हो जाता है 2 करोड़ 16 लाख। लगा। ठीक है, अब 80 डबल जे डबल ए कितना रिडक्शन देगा आपको? 30% ऑफ 2 करोड़ 16 लाख, दैट इज 6 लाख, सॉरी 64 लाख 80,000। 64 लाख। ठीक है, इतना रिडक्शन आपको मिलेगा, जिसको आप अगला 3 साल तक आप ले सकते हो, रिडक्शन के तौर पे आप दिखा सकते हो, लेकिन डिडक्शन आपको इतना मिलेगा। क्लियर हुआ? यस सर। তাহলে প্রত্যেক হচ্ছে সে প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট, মানে যখন স্যার ইয়ার এন্ডিং হবে তখন তো সে দেখাতেই পারবে। ऑब्वियसली दिखाने के लिए ही तो बोला गया है, ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का फायदा। ठीक है, बस जो मैंने अभी इतना देर से आपको समझाया उसका नोट में प्रोविजंस को भी बताया गया है, एक बार देख लेना बाद में। सर अभी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, अगर वो फुटवेयर में होता तो क्या होता? अगर मिस्टर एक फुटवेयर बिजनेस में होता तो क्या होता? चलो 240 दिन के लिए जिसको आप अलग किए उनको नहीं कर पाते ना, तो क्या 150 वाला दिन लगता क्या सर? हाँ हाँ, मतलब 240 के लिए 1 सितंबर से आप जिन लोगों को, देखो सर पॉइंट बी नोटेड, कैजुअल एम्प्लॉई जो पार्टिसिपेट रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में नहीं कर रहे हैं, इनको तो आप नहीं ले सकते बिकॉज रूल आपको ये देता नहीं है परमिशन। रेगुलर एम्प्लॉय जो 2021 से ज्वाइन किया 1 मई से, जिनका इमोल्यूमेंट्स 25,000 से ज्यादा है, आप इन पे भी नहीं ले सकते बिकॉज ये भी रूल के साथ नहीं जाता। लेकिन किंतु परंतु रेगुलर एम्प्लॉय जिनको आप 1 सितंबर 2021 से ज्वाइन करवा रहे हो, जिनका एम्प्लॉयमेंट कंप्यूटर हार्डवेयर के केस में, कंप्यूटर बनाने के केस में 240 दिन से कम हुआ इसलिए आउट किए थे 100 एम्प्लॉय को, लेकिन लेदर इंडस्ट्री में 240 दिन नहीं है, लेदर इंडस्ट्री में 150 दिन के नीचे काम करने से आप उसको आउट कर पाओगे, है ना? लेदर इंडस्ट्री में 150 दिन से कम काम करने से तभी आउट कर पाओगे, तो 240 दिन की जगह 212 दिन काम कर रहा है, तो 150 से ज्यादा है कि कम है? कम है। 150 से कम है ना सर? अरे 150 तो 212 हाँ, तब तो ज्यादा दिन कर रहा है। तो ज्यादा दिन करेगा तो फिर क्या करेंगे, 100 को लेस करेंगे कि 100 को ऐड करेंगे? ये 100 बंदे को ऐड करेंगे मतलब एडिशनल एम्प्लॉय में, कि लेस कर देंगे? जो कंप्यूटर के केस में हम लोगों ने लेस कर दिया था, ऐड कर देंगे। बिकॉज इनका 240 दिन से कम दिनों का काम था, एम्प्लॉयमेंट था, लेकिन यही चीज कंप्यूटर স্যার এখন তো हाँ अभी ऐड हो जाएगा ना,
স্যার এখন তো অ্যাড হয়ে যাবে। बिकॉज ये 150 दिन फुलफिल कर रहा है, बिकॉज 212 दिन है और जो 150 से ज्यादा है और ये लेदर इंडस्ट्री में शिफ्ट हो गए तो चुपचाप ऐड हो जाएगा। तो पुराना जो आपको डिडक्शन मिल रहा था दैट इज 6480, ये तो मिलेगा ही, ठीक है। मतलब बेसिकली बात है एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट हो जाएगा आपका 2 करोड़ 16 लाख प्लस 24,000 इंटू 7 इंटू 100, तो कुल मिला के हो जाएगा 3 करोड़ 84 लाख और डिडक्शन अंडर 80 जे डबल ए हो जाएगा 30% ऑफ 3 करोड़ 84 लाख दैट इज 1 करोड़ 15 लाख 20,000। अगर वो लेदर इंडस्ट्री में होता तो उनके केस में डिडक्शन हो जाता 1 करोड़ 15 लाख 20,000, बिकॉज उनका 240 की जगह 150 दिन तक काम कराने से ही आप उसको एडिशनल एम्प्लॉय के हिसाब से काउंट कर सकते हो। प्लीज टेल मी, समझ में आया? यस नो? हाँ सर, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ सर। सर। The deduction in respect of royalty income etc. of authors of certain books other than textbooks. 80QQB. Eligible assessee and quantum of deduction under section 80QQB, deductions of up to maximum 3 लाख तक मिलेगा इंडिविजुअल को, ठीक है। रेसिडेंट इन इंडिया इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम डिराइव्ड एज ऑथर और जॉइंट ऑथर, अगर ऑथर हो या जॉइंट ऑथर हो आपको डिडक्शन मिल सकता है मैक्सिमम 3 लाख, ठीक है। दैट इज द डिडक्शन शैल बी इनकम डिराइव्ड एज ऑथर एज अ जॉइंट ऑथर और 3 लाख व्हिच एवर इज लेस। 3 लाख या 3 लाख या उससे कम, 3 लाख या उससे कम, उसमें से जो कम होगा वो आपको डिडक्शन के तौर पे मिलेगा। कब कब आपको ये इनकम एलिजिबल करता है? दिस इनकम वुड बी रिसीव्ड बाय either by way of lump sum consideration ले लो for the assignment of grant of any of his interest in the copyright of any book. Such book should be work of literary, artistic or scientific nature or of royalties of copyright fees, ठीक है, in respect of such book whether receivable in lump sum or otherwise, ठीक है। कई बार ऐसे होते हैं कि सेल के बेसिस में भी आप रॉयल्टी ले सकते हो कि जितना सेल होगा उसके ऊपर मैंने इतना मुझे चार्ज करना है, तो कई बार लम सम में एट ए टाइम पेमेंट हो जाता है। This deduction shall not, however, be available in respect of royalty income from textbook for schools, guides, commentaries, brochures, diaries, magazines, newspapers, journals, pamphlets, tracts or other publication of similar nature. ऐसे चीजों के लिए आपको deductions नहीं मिलेगा। Where an assessee claims deduction under this section, no deduction in respect of the same income may be claimed under any other provision of the Income Tax Act. अगर कॉपीराइट के लिए कोई डिडक्शन आप 80 QQB में क्लेम करते हो तो सिमिलर डिडक्शंस किसी और सेक्शंस में आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर कहीं पर भी कोई ऐसा ऑप्शन आ जाता है जैसे कि अदर सोर्स में आ सकता है तो वहां पर आप डिडक्शंस नहीं दिखा सकते, ठीक है। इस बात का स्पेशल ख्याल रखिएगा। डिडक्शंस पाने के लिए कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस बहुत ही सिंपल है। फर्निशिंग द सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब फॉर्म फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन द assessee shall have to furnish certificate in the prescribed manner in the prescribed format duly verified by the person responsible for making such payment, setting forth such particulars may be prescribed, period for repatriation of income on outside India, ठीक है। जब आप बाहर से इनकम लाते हो, where the assessee earned any income from any source outside India, he should bring such income into India in convertible foreign exchange with a period of 6 months from the end of the previous year in which such income is earned or with such further period of the competent as the competent authority think fit, allow in this behalf for the purpose of claiming deduction under these sections, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। आपको क्लैरिटी हो जाएगा। मैनर ऑफ कंप्यूटेशन आपने देखा। For the purpose of calculating the deduction under section, the amount of eligible income, that is royalty or copyright fee received otherwise than way of lump sum, before allowing expense attributable to such income, मतलब बिफोर अलाउइंग एक्सपेंस, मतलब जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस को अलाउ करने से पहले, बिफोर अलाउइंग एक्सपेंस एट्रिब्यूटेबल टू सच इनकम शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक्स सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे होता है? लेकिन ये कंडीशन तब एप्लीकेबल नहीं होता where the royalty or copyright fee is receivable in lump sum in lieu of all rights of an author of the book. अगर आप lump sum में लेते हो तो आपको ये 15% का जो कॉन्सेप्ट है ये एप्लीकेबल नहीं होता। उसके लिए एग्जांपल आपको काफी हेल्प करेगा, आप देख लो। आकाश ने रिसीव किया रॉयल्टी 2,88,000, 2,88,000, दैट इज 2,88,000।
कहाँ से लिया? फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री for a book authored by him being a work of literary nature, the rate of royalty is 18% of the value of the books. The expenditure incurred by him for the earning this royalty was 40,000. इस royalty को पाने के लिए 40,000 का उसका खर्चा हुआ. The amount remitted to India till 30th September 2021, मतलब 6 months क्रॉस करने के बाद, ठीक है, 2,30,000 रॉयल्टी जो इंडिया में रेमिट हुआ, रिपार्टिएट हुआ, दैट इज 2,30,000. द रिमेनिंग अमाउंट वाज नॉट रेमिटेड टिल 31 मार्च 2022. ठीक है, बाकी अमाउंट अभी भी इंडिया में नहीं आया. द रिमेनिंग अमाउंट वाज नॉट रेमिटेड टिल 31 मार्च 2022. कंप्यूट द अमाउंट इंक्लूडेबल इन द जीटीआई ऑफ मिस्टर आकाश एंड द अमाउंट ऑफ डिडक्शंस व्हिच ही विल बी एलिजिबल अंडर सेक्शन 80 QQB. सो ऐसी चीजों का जवाब देने के लिए आपको क्या करना है? बहुत सिंपल है सर. देखोगे ना एकदम सुपर पानी जैसा लगेगा. सर रॉयल्टी कितना है? नेट रॉयल्टी है 2,48,000. कैसे? बिकॉज 2,88,000 मतलब 2,88,000, 88,000 आपका रॉयल्टी है, 40,000 आपने एक्सपेंस किया, तो 2,88,000 से 40 हट जाएगा तो कितना बचेगा? 248,000 है ना. आपको डिडक्शंस कितना मिलेगा? 2,88,000 मैक्सिमम 15% का है ना, तो 2,88,000, लेकिन यहाँ पर है 18, तो 2,88,000 इंटू 15/18, 2,88,000 इंटू 15/18, बिकॉज आपको 15% तक ही ले सकते हो आप. तो 2,88,000 इंटू 15/18 जो टोटल आपको यहाँ पर रॉयल्टी मिल रहा था. सो 2,88,000 इंटू 15/18 करके आपका आ रहा है 2,40,000. ठीक है, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू. नाउ यहाँ पर एक खेल है. अमाउंट ब्रॉट इनटू इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम, जो 6 महीने के अंदर आपको प्रेस्क्राइब ट्रांसफर करना था प्रीवियस ईयर में, उसका अमाउंट है 2,30,000. और जो एक्सपेंस आपने वहां पर किया था, एक्सपेंस ऑलरेडी अलाउड एज डिडक्शंस, वो आप यहाँ पर लेस कर सकते हो, तो दैट इज 40. सो ऐसे तो आपका बन रहा था 2,40,000, लेकिन जितना आप इंडिया में रिपार्टिएट कर रहे हो या रेमिट कर रहे हो, दैट इज 2,30,000, उतना ही आपको मिलेगा. इसमें से 40,000 आप लेस कर सकते हो, तो 2,30,000 से 40 जाएगा तो 1,90,000 आपको एक्चुअली डिडक्शन मिलेगा 80 QQB के तहत. बोलो सर, क्या डाउट रह गया? कोई क्वेश्चन है तो कर लो. समझ आया रे? हेलो. है सर. हाँ सर. in respect of royalty on patent section 80 RRB. ठीक है, रॉयल्टी ऑन पेटेंट. ठीक है, कॉपीराइट था, ये पेटेंट है. पेटेंट मतलब कोई आविष्कार के ऊपर आपको रॉयल्टी मिलता है. रेसिडेंट इंडिविजुअल हु इज रजिस्टर्ड एज द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर इन रेस्पेक्ट ऑफ एन इन्वेंशन. मैं आपको बोला ना, कोई आविष्कार, कोई इन्वेंशन आपने किया, उस इन्वेंशन को किसी को यूज करने दिया आपने, तो बदले में आपको अगर कुछ रॉयल्टी मिलता है. अंडर द पेटेंट एक्ट 1970 इन्वेंशन के लिए आपको पेटेंट रॉयल्टी भी मिल सकता है, इंक्लूडिंग द को-ओनर ऑफ द पेटेंट, अगर कोई दूसरा भी है, एंड अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी ऑफ अ पेटेंट रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2003, जो 1/4/2003 के बाद रजिस्टर्ड होगा. ऐसा क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना मिल सकता है? सिमिलर नेचर का ही है. इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी ऑफ अ पेटेंट रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2003 सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 3 लाख. आपको 3 लाख तक डिडक्शंस मिल सकता है. पर कोई डिडक्शंस लेते हो तो किसी और सेक्शंस में आप डिडक्शंस एप्लीकेबल नहीं कर पाओगे. एलिजिबल इनकम क्या है? द एग्जेम्पशन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द रॉयल्टी इनकम इंक्लूडिंग कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ राइट्स इन द पेटेंट or for providing information for working or use of patent or rendering or any service in connection with these activities. The exemption shall not be available on any consideration for sale of product manufactured with the use of the patent process or patented article for commercial use. मतलब ये exemption किसको नहीं मिलेगा? ये उसको नहीं मिलेगा जो आपका पेटेंट को यूज करके कोई बिजनेस कर रहा है. ठीक है, मतलब आपने कोई इन्वेंशन किया जिसको जिस आविष्कार के बेसिस में उसने कुछ बिजनेस कर रहा है. ठीक है, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है. ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो आजकल पेटेंट के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग होता है ना. द एग्जेम्पशन शैल नॉट बी अवेलेबल ऑन एनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड विद द यूज ऑफ द पेटेंटेड प्रोसेस और पेटेंटेड आर्टिकल फॉर कमर्शियल यूज. उनके लिए एग्जेम्पशन नहीं है. ठीक है, लेकिन जिन्होंने आविष्कार किया उनको एग्जेम्पशन के लिए 3 लाख तक का पेटेंट के ऊपर मिल सकता है. कुछ कंडीशन यहाँ पर बोला है. In respect of such income is earned from the source outside India, the deduction shall be restricted to such sum as it brought in India. जो आप इंडिया में लाते हो उतना ही कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में जो भी कंट्री से आप लाते हो, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर.
in which such income is earned or extended period is allowed by the competent authority, that is Reserve Bank of India. For claiming the deduction of the SSC shall be required to furnish a certificate in the prescribed form signed by the prescribed authority. बस यही है, बाकी दो सेक्शंस हैं, दैट इज 80 TTA, 80 TTB एंड 80 U, ठीक है। अब 80 TTA, 80 TTU, सॉरी TTB एंड 80 U, 80 U में तो मैं पहले ही बात कर चुका आपसे। अब 80 TTA के बारे में एक बार मैं बता दूं और TTB के बारे में एक बार बता दूं, तो आपका सारा का सारा सेक्शन कवर हो जाएगा। फटाफट सुन लो। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग्स, सेविंग्स अकाउंट में अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो कितना तक छूट है, देख लो सर। सेक्शन 88 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन के अंदर ये सवाल पड़ता है। सेक्शन 80 TTA proves that in case of a gross total income of an SSC being an individual or a Hindu undivided family includes any income by way of an interest on deposit in a savings account not being time deposit, FD interest नहीं सर, savings deposit, हाँ 3% 4% मैक्सिमम मिलता है, which a deposit repayable on expiry of fixed period, साल में 6 months बेसिस में मिलता है, एनुअल भी मिलता है, जिसमें आपको डिडक्शन मिल सकता है 10,000 up to 10,000 in aggregate shall be allowed while computing the total income of such SSC. Such deduction shall be allowed in case the savings account is maintained with banking company to which the Banking Regulation Act 1949 applies. मतलब जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत भारत में बैंक चलता है उसमें, including any bank or banking institutions referred to in the section 51 of that act, DR एक्ट के तहत जो भी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर कोई है तो वहां पर मिल सकता है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का बैंक जो है, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह, कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ बैंकिंग इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक और कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, ऐसे जगह में भी आपको मिल सकता है। या फिर अगर आप पोस्ट ऑफिस पे रखते हो सेविंग्स तो वहां से भी मिल सकता है। तो पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक, या फिर नॉर्मल कोई भी बीआर एक्ट के हिसाब से जो भी भारत पे बैंक है, ठीक है, इनके तहत जो सेविंग्स आपका है वो सारा का सारा सेविंग्स के ऊपर मैक्सिमम 10,000 तक आप रह सकते हो। अच्छा, डिडक्शन अंडर दिस सेक्शंस would however not be available on a senior citizen eligible for deduction under 80 TTB. अच्छा, सीनियर सिटीजन जिनको 80 TTB के तहत मिलता है वो 80 TTA के तहत नहीं ले सकता, कॉमन सेंस लगाना। कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। इफ द aforesaid income is derived from any deposit in savings account held by on or behalf of a firm or AOP or BOI, अगर कोई फार्म, पार्टनरशिप फार्म, AOP, BOI, no deduction shall be allowed in respect of such income in computing the total income of any partner of firm or any other member of associations or individual or body of individuals, ठीक है। In effect, the deduction under this section shall be allowed only in respect of the income derived in form of interest on the savings bank deposit made by the individual or HUF. मतलब ये जो भी पूरा सेक्शन है ये मेनली इंडिविजुअल्स और HUF को ही मिलेगा और किसी को नहीं। सेविंग्स इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है 10,000 तक का, इंडिविजुअल और HUF में जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो HUF के नाम पे भी अगर अकाउंट है, ठीक है, सिर्फ उन्हीं को मिल सकता है डायरेक्टली, बाकी किसी को नहीं। और अगर आप 60 ईयर से ऊपर हो, सीनियर सिटीजन हो, तो आपको सेविंग्स में जो इनकम होता है वो आपको छूट होता है, थोड़ा अमाउंट ज्यादा है। सीनियर सिटीजन, a resident individual who is the age of 60 years or more at any time during the relevant previous year whose gross total income includes income by way of interest. Point to be noted, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना देखना कि कितने साल के एज का लोगों का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या जब वास्तव में क्लाइंट हैंडल करोगे तो क्लाइंट का एज कितना है आपके लिए बहुत वाइटल होता है। बार बार बोलता हूँ, इनकम टैक्स में एज इज अ बिग फैक्ट। ओके, whose gross total income include income by way of interest on deposits both FD and savings। हाँ, इनके केस में FD को भी लिया गया, सेविंग्स को भी लिया गया। कहाँ रखना पड़ेगा? बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग रेगुलेशंस, कोऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑफिस। कितना डिडक्शंस मिल सकता है? चाहे आप FD का ले लो, चाहे आप सेविंग्स का ले लो, कुल मिला के 50,000 या उससे कम जो लोअर होगा, मैक्सिमम 50,000 तक एक सीनियर सिटीजन डिडक्शन दिखा सकते हैं FD इंटरेस्ट में एज वेल एज सेविंग्स इंटरेस्ट में। अगेन सेम बात, अगर कोई AOP BOI है, ठीक है, नो अवेलेबिलिटी ऑफ डिडक्शन टू पार्टनर और मेंबर। अगर मेंबर या पार्टनर जो सीनियर सिटीजन हैं, ठीक है, जिन्होंने कहीं पर भी डिडक्शन मतलब डिपॉजिट करके रखे हैं, तो ऐसे केसेस में उनको डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन के तौर पे एग्जांपल देख सकते हो, मिस्टर ए, रेसिडेंट इंडिविजुअल जिनका एज हुआ 61 ईयर्स, मतलब हाल फिलहाल में ही, मतलब क्या हुआ है सर, हाल फिलहाल ही सीनियर सिटीजन बना है। अर्न बिजनेस इनकम कंप्यूटेड ऑफ 1,35,000, 1,35,000 का बिजनेस इनकम किया है। लॉटरी इनकम कमाया 1,20,000 का प्रीवियस ईयर 21-22 में। ही ऑल्सो हैज इंटरेस्ट ऑन FD 30,000 का विद बैंक्स। ही इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 1,50,000 इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड
व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। मान के चलो कि वो न्यू इनकम टैक्स स्लैब जो डिस्काउंटेड इनकम टैक्स स्लैब है 115 बीएससी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ही डज नॉट ऑप्ट फॉर दी सेक्शन 115 बीएससी, जो एक इनकम टैक्स का ये स्लैब न्यूली आया है सर, जिसके तहत आप डिडक्शंस नॉर्मली क्लेम नहीं कर पाओगे। 115 बीएससी में बहुत सारे क्लास में 115 बीएससी का जिक्र किया और आपको मैं बताया भी था 115 बीएससी के बारे में। सर कैसे कैलकुलेशन होगा? सबसे पहले तो इनका प्रॉफिट एंड बिजनेस प्रोफेशन 1,35,000 है। सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इंटरेस्ट ऑन एफडी है 30,000 का, लॉटरी इनकम है 1,20,000 का, ठीक है। ओके सर, टोटल जीटीआई कितना हो गया? 2,85,000 का। इसमें लॉटरी इनकम पे 30% जाएगा, वो तो समझ में आ ही गया होगा आपको। अरे लॉटरी इनकम पे टैक्स कितना लगता है? बोलो सर, समझ में आ रहा है? सुनने को आ रहा है कि नहीं? कि कत लगे लॉटरी इनकम इनकम टैक्स? 30%। 30% सर, वेरी गुड। सो 2,85,000 टोटल तो उसका हो गया। अब बाद में आप लॉटरी इनकम के लिए अलग से टैक्स लगा देना, और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से कितना हो जाएगा? 80C के तहत डिपोजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड 1.5 लाख तक मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ पर कितना पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाला था? 1.5 लाख। हाँ सर, तो पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड के तहत 1.5 लाख 80C दे देगा, और इंटरेस्ट ऑन एफडी विद बैंक्स 30,000 पूरा का पूरा। ऐसे मैक्सिमम कितना है? 50,000। तो यहाँ 30 दिया है तो 30 लेस जो मिनिमम होगा, मैक्सिमम या फिर मैक्सिमम 50 या फिर जो पेमेंट किया है मिला है एक्चुअली, तो 1,80,000 टोटल डिडक्ट कर सकते हैं। तो 2,85,000 का इनकम हुआ है, और 1,65,000 का 1,50,000 और 30 कितना हो जाता है सर? 1,80,000, ठीक है। लेकिन रेस्ट्रिक्शंस कितना होगा? मैक्सिमम आपको 1,65,000 तक ही मिलेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज इसके लिए आपको नोट में बता देता हूँ, देख लो आप। इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स जिनका एज 60 साल से ज्यादा है, इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन ऑफ 50,000 अंडर सेक्शन 80 टीटीबी। दो एग्रीगेट डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से इज 1,80,000। However, the maximum permissible deduction cannot exceed the GTI income exclusive of long-term capital gain taxable under section 112, 112A, short-term capital gain covered under section 111A and winning from lottery, ठीक है। मतलब लॉटरी से आपको जो इनकम मिला है ना, उससे ज्यादा नहीं आपको मिल सकता। Therefore, the maximum permissible limit under chapter 6 से that is 2,85,000, वहां से आप माइनस करो लॉटरी इनकम को। 2,85,000 से आपको लॉटरी इनकम को हटाना पड़ेगा। उस मतलब लॉटरी इनकम का जो अमाउंट है उससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर पाओगे। क्या बोला? द एग्रीगेट डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से इज 1,80,000 जो हमें यहाँ मिला है। However, the maximum permissible deductions cannot exceed the GTI exclusive of long-term capital gain taxable under 112A, short-term capital gain जो 111 नहीं बताते हैं, and winning from lottery। तो 2,85,000 से winning from lottery का 1,20,000 हटाओ तो कितना होता है? 1,65,000। तो यही है यहाँ पर एक स्पेशल बात, 1,80,000 और 1,65,000 में जो कम होगा वही आप डिडक्शन के तौर पे ले सकते हो। तो दैट इज द रीजन यहाँ पर आप 1,65,000 तक ही डिडक्शन अप्लाई कर पाओगे, इससे ज्यादा नहीं। मतलब 1,80,000 ऐसे तो होता है आपका, बट 1,80,000 आप नहीं ले पाओगे। समझ में आया? ये मैं पहले भी पढ़ा के रखा, ये चीज मैं पहले भी आपको पढ़ा के रखा, बट यहाँ पर मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको। क्या समझ में आया आपको? ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बोलो रे, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। ओके सर, हाँ सर। ओके सर। एक इलस्ट्रेशन आपको घर के लिए होमवर्क देता हूँ, नोट्स आपके पास है, प्लीज घर में ट्राई कीजिएगा। मिस्टर गुरनाम का क्वेश्चन, ठीक है। 42 साल के हैं, डिटेल्स आप पढ़ के प्लीज इसको घर पे होमवर्क कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारा पॉइंट है। कोई डाउट रहे तो मुझे नेक्स्ट दिन पूछिए। नॉट जस्ट ये इलस्ट्रेशंस, इसके नीचे आपको काफी सारा क्वेश्चंस भी मिलेगा, आप इसे भी करें, ठीक है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3, 4, ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन है सर। 5 क्वेश्चन टोटल, 5 क्वेश्चन है, और लास्ट में इलस्ट्रेशन 19 है। इलस्ट्रेशन 19 एंड 5 क्वेश्चन, ये सारा का सारा होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए। इफ देयर इज एनी डाउट अराइज यू मस्ट आस्क मी इन आवर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में डिडक्शंस और नहीं पढ़ाएंगे, कुछ और चैप्टर में जाएंगे।
ठीक है सर, किसी और चैप्टर में बातचीत करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस आज इतना ही है। ओके सर, बाय सर। ओके सर, Bye, टाटा, sir. बाय बाय सर, बाय Bye. बाय सर सर। বলছি